नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल PYGS अड्डा में। आज हम लोग जो है एक नया सीरीज़ जो है स्टार्ट कर रहे हैं एक अलग संस्थान का, ठीक है। और उसमें हम लोग पहला जो टेस्ट सीरीज़ देखेंगे वो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का देखेंगे। और इसमें जो है 140 क्वेश्चन है और सभी जो है इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं, तो उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे और जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ जो है इसकी व्याख्या की जाएगी। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरण सुरक्षा से नहीं है। देखिए पर्यावरण सुरक्षा से किसका संबंध नहीं है, तो देखिए गरीबी कम करना, ये जो है पर्यावरण से संबंधित नहीं है। इसके अलावा धारणीय विकास हो गया, वातानुकूलन हो गया और कागज़ के थैलों का प्रयोग, ये तीनों जो है वो पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित है, ठीक है। अब धारणीय विकास एवं कागज़ के थैलों का प्रयोग पर्यावरणीय सुरक्षा को सकारात्मक पहलू से संबंधित है, ठीक है। बात कर ले वातानुकूलित का पर्यावरणीय सुरक्षा के नकारात्मक पहलू से संबंध है। जो वातानुकूलन है वो पर्यावरण के सुरक्षा का नकारात्मक पहलू से संबंध है, जबकि गरीबी कम करने से पर्यावरण पर नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं। जो गरीबी कम करना है इससे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों प्रभाव पड़ना है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में अगर बात कर लें दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो गरीबी का पर्यावरण से प्रत्यक्ष तो संबंध नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से गरीबी से संबंध है, ठीक है। जबकि धारणीय विकास, कागज के थैलों का प्रयोग एवं वातानुकूलन का संबंध प्रत्यक्ष रूप से, इन तीनों का जो संबंध है, जैसे इसका संबंध हो गया गरीबी, धारणीय विकास का, वातानुकूलन और कागज का प्रयोग, ये प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण से संबंधित है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। दूसरा जो हमारा दिया हुआ है, अपनी पुस्तक इंट्रोड्यूसिंग कल्चर ज्योग्राफी में, ठीक है, J.E. स्पेंसर और कौन, J.E. स्पेंसर, ठीक है, J.E. स्पेंसर एवं W.L. टॉमस, किसने, W.L. टॉमस ने विश्व को कुल कितने सांस्कृतिक विश्व में विभाजित किया है, ठीक है, कितने सांस्कृतिक विश्व में विभाजित किया है, तो ये 11 भागों में विभाजित किया गया है। कितने, 11 भागों में विभाजित किया गया है, मतलब 11 सांस्कृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था। तो ये आप सभी को पता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो ये आया था 1986 में। कब आया था, 1986 में आया था, ये सब आपको पता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ठीक है, द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में पारित हुआ था और यह संपूर्ण भारत में लागू हुआ था, ठीक है। इसके बाद में बात कर लें तो वन्य जीव संरक्षण, यहीं पर पूछा हुआ है वन्य जीव संरक्षण कब आया था। देखिए ये भी जान लीजिए, वन्य जीव संरक्षण, ठीक है, वन्य जीव संरक्षण, तो ये कब आया था अगर कभी बात कर ले तो वन्य जीव संरक्षण 1995 को आया था। कब आया था, 1995 को आया था। इसके बाद में अगर बात कर लें एगमार्क, जो सामग्री की गुणवत्ता का मापन करता है, क्या है, एगमार्क, ठीक है। एगमार्क, एगमार्क जो है ये सामग्री गुणवत्ता का मापन करता है और ये कब आया था, ये बात पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर देख लेते हैं एगमार्क, ठीक है। एगमार्क, इसका काम क्या होता है, तो जो सामग्री होता है उसकी गुणवत्ता का मापन करना, और ये जो एक्ट आया था वो 1937 में आया था। कब आया था, 1937 में आया था। इसके बाद में अगर बात कर ले तो जैसे राष्ट्रीय पर्यावरण ट्रिब्यूनल अधिनियम, ठीक है, राष्ट्रीय पर्यावरणीय ट्रिब्यूनल अधिनियम, ये 1995 में आया था, राष्ट्रीय पर्यावरणीय ट्रिब्यूनल अधिनियम। और भारत वन निगम अधिनियम, जो भारत वन निगम अधिनियम है, ये 1927 में आया था, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जैसे झांसी की रानी की पार्क की स्थापना कब हुई, जैसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो झांसी की रानी की पार्क थी, ठीक है, झांसी की रानी पार्क, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1996 को। कब हुई थी, 1996 को। इसके अलावा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो वो आया था 1972 में। टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था, 1973 में। एलिफेंट जो हाथी संरक्षण अधिनियम 1992 का है, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए ये तो बहुत आसान है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। देखिए विश्व पर्यावरण जो है प्रत्येक 5 जून को मनाया जाता है और प्रथम पर्यावरण दिवस जो है 1974 में मनाया गया था। मतलब पहली बार कब मनाया गया था, तो पहली बार जो है 1974 में मनाया गया था, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बात कर ले 22 मार्च को तो जल दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, जल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में बात कर लें 22 अप्रैल को, तो इस दिन पृथ्वी दिवस होता है। क्या होता है, पृथ्वी दिवस होता है। और 22 मई को क्या होता है, जैव विविधता दिवस होता है। क्या होता है, जैव विविधता दिवस होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था उसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो उसका आयोजन जो है, अगला हमारा दिया हुआ है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है
किया गया था। तो ये जो है रियो डी जेनेरिया में किया गया था और ये कहाँ है, ब्राज़ील में है। कहाँ पर है, ब्राज़ील में है, ठीक है। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा, ब्राज़ील में है और ब्राज़ील की राजधानी कहाँ है, ब्राज़ीलिया है। और यहाँ पर, ठीक है, काफ़ी के जो बागान होते हैं उनको फैजेंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फैजेंडा कहा जाता है। और बात कर ले तो यहाँ पर जो सेंटोस बंदरगाह वो काफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा यदि बात कर लें तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण का सतत विकास पर पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरिया ब्राज़ील में हुआ था। इसके बाद में 2012 में, पहला कब हुआ था, 1992 में हुआ था, ठीक है। दूसरा हुआ था 2012 में, कब हुआ था, 2012 जून 2012 में हुआ था पृथ्वी सम्मेलन जो है पुनः रियो डी जेनेरिया में ही, ठीक है। और उसके बाद में इसको रियो ब्राज़ील में किया गया था, जिसे रियो 20, इसे रियो 20 के नाम से जाना गया था। किसको, रियो 20 के नाम से जाना गया था, ठीक है। रियो 20 के नाम से जाना गया था, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये कब कहाँ हुआ था, तो ये रियो डी जेनेरिया में हुआ था, इसको हमने आपको बता दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, वातावरण में सर्वाधिक परसेंटेज किसका है। जो वातावरण है उसमें सर्वाधिक परसेंटेज किसका है, तो इसमें देख लेते हैं। जो हमारा आंसर हो जाएगा वो इसमें 6 में हो जाएगा सी, ठीक है। नाइट्रोजन का, किसका, नाइट्रोजन का। देखिए, वातावरण में सर्वाधिक परसेंटेज नाइट्रोजन का है और कितना है तो ये भी आप जान लीजिए कि नाइट्रोजन, यहाँ हम लिख दे रहे हैं, नाइट्रोजन का परसेंटेज जो है 78.08% है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात कर लें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का है 20.95%, ठीक है। यानी 21% ऑप्शन में आता है, लेकिन एग्जैक्ट यही है। इसके बाद में हमारा हो जाता है आर्गन का, किसका हो जाता है, आर्गन का। और आर्गन का परसेंटेज कितना है, तो इसका है 0.93, ठीक है। इसके बाद में CO2 का है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का है, इसका कितना है 0.04% है, ठीक है। फिर नियान का, किसका है, नियान का अगर बात कर लें तो नियान का कितना है 0.002% है। और इसके बाद हीलियम इत्यादि गैसें उपस्थित रहती हैं, ठीक है। शुष्क वायु में घनत्व के अनुसार सर्वाधिक मात्रा में क्या है, नाइट्रोजन है। कभी कभी पूछ लेता है शुष्क ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, तो शुष्क ठोस जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मतलब शुष्क जो है क्या होता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग देख लें तो यहाँ पर दिया हुआ है EPA का पूरा जो है नाम क्या है, EPA जो है इसका पूरा नाम क्या है, तो देखिए EPA का हो जाएगा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी। क्या हो जाएगा, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी हो जाएगा, ठीक है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, यानी कि हमारा सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संघीय एजेंसी है जिसकी स्थापना, यानी इसकी स्थापना जो EPA है, यहाँ देख लीजिए 1970 में हुई थी। कहाँ, कब हुई थी, 1970 में हुई थी। यह मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संबंधी नियमों का जो है निर्माण करता है एवं उसमें प्रवर्तन से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, मानव संबंधी नियमों का क्या करना, निर्माण करना, और प्रवर्तन से इसका संबंध है, ठीक है। अभी हमने ऊपर एक बताया था कि जो एगमार्क है वो सामग्री की गुणवत्ता जो है, और ये 1937 में हुआ था। यहीं पर एक आ जाता है इको मार्क, ठीक है। ये इको मार्क है, एक एग मार्क है, एक इको मार्क है। और जो इको मार्क है ये जो है कब आया था, तो इको मार्क हमारा 1992 में आया था। ये हम आपको कुछ फैक्ट बताते चल रहे हैं, कब आया था, 1992 में आया था। इसके अलावा NGT, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, यानी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण कब आया था, 2010 में आया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। हाथी संरक्षण हमने बता दिया 1992 में आया था, ठीक है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा दिया हुआ नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिसमें एक को अभिकथन ए व दूसरे को कारण आर कहा गया है। देखिए, पहला है वायुमंडल एक खुला विस्तृत, ठीक है, तंत्र का उदाहरण है। तो यह बात बिल्कुल ठीक है कि जो है जीवमंडल एक विस्तृत तंत्र का उदाहरण है। जीवमंडल जो है एक खुले विस्तृत जो है तंत्र का उदाहरण है। जीवमंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता है, यानी ये जो हमारा आर है वो गलत हो जाएगा। परंतु ऊर्जा के निवेश का बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इसमें केवल हमारा ए सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से ए सही है और आर गलत है। देखिए, जैवमंडल यानी बायोस्फीयर मिट्टी, शैल, जल तथा वायु की पतली परत है जो पृथ्वी के चतुर्दिक, ठीक है, आवरण मंडल के रूप में व्याप्त सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है, ठीक है, जिसके साथ जीवित जीव संबंधित हैं तथा यह मंडल जीवों का भरण पोषण करता है। यह एक खुला तंत्र यानी ओपन सिस्टम है, क्योंकि
कारण इसमें यह है क्योंकि पदार्थों का लगातार निवेश यानी इनपुट और बहिर्गमन आउटपुट, यानी इसमें इनपुट के साथ साथ में आउटपुट यानी दोनों होता है, इनपुट भी होता है और आउटपुट यानी दोनों होता रहे। ध्यातव्य रहे कि पारिस्थितिक तंत्र से पोषक यानी कि न्यूट्रिएंट कभी समाप्त नहीं होते, ये बार बार पुनः चक्रित होते हैं एवं अनंत काल तक चलते रहते हैं। हालांकि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। कितने? एक दिशा में होता है, ध्यान रखिएगा। यानी कि जो ऊर्जा है उसका प्रवाह कैसा होता है, तो ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है। कैसा होता है? एक दिशीय होता है तथा ऊर्जा का 10% भाग ही पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर पर, मतलब कि एक से दूसरे पोषण स्तर में जाने पर सिर्फ 10%, कितना? 10% ही जो है स्थानांतरित हो पाता है, शेष जो है वापस चला जाता है। इसी को 10% का नियम भी कहते हैं। तो ऊर्जा का जो है एक से दूसरे पोषण पे कितना परसेंट ट्रांसफ़र हो पाता है? सिर्फ और सिर्फ 10% हो पाता है। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए यहाँ पर बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो देखिए, इसे वर्ष 1973 में आरंभ किया गया था। जो टाइगर प्रोजेक्ट है इसको 1973 में आरंभ किया गया था। ठीक है, तो इसमें जो हमारा 9 नंबर है, प्रोजेक्ट टाइगर का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इसे 1973 में प्रारंभ किया गया था, यह बात ठीक है। अगला है, इस परियोजना का उद्देश्य प्राकृतिक वास और बाघों के प्राकृतिक विरासत के रूप में उसी स्थान पर सुरक्षित रखना। तो ये भी बात सही है और ये भी सही है। पूछा कौन सा सही नहीं है? अगला, इस परियोजना में भारत में बाघों के जीवान ठीक है आबादी सुनिश्चित करने को महत्व दिया। तो ये भी बात ठीक है। और कौन सा बात जो है ठीक नहीं है? तो देखिए, भारत में पूर्वोत्तर भाग में कोई टाइगर रिजर्व नहीं है। अब देखिए, पक्के टाइगर रिजर्व यही अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो ये नहीं कह सकते कि जो है उधर नहीं है। इसके अलावा नामदफा है, कमलांग है, ये सब अरुणाचल प्रदेश में ही है। ठीक है, तो ये हम नहीं कह सकते कि जो है इधर टाइगर रिजर्व नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा है वो डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। कौन सा? डी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, और इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं है, पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो उसके हिसाब से जो है हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आगे बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से जो है मिलान करना है। इसमें पहला दिया हुआ महानंदा। ठीक है, ये जो है वन्य जीव अभयारण्य है और राज्य है। तो पहला जैसे पूछ लिया है कि महानंदा, अब ये महानंदा कहाँ पर है ये आपको बताना है। तो महानंदा वन्य जीव अभयारण्य जो है ये पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। इसके अलावा अगर बात कर लें तो मालाबार कहाँ है? तो आप सभी को पता है कि मालाबार जो है ये केरल में हो जाएगा। इसके अलावा आप सभी को पता सत्यमंगलम कहाँ है? तो ये जो है तमिलनाडु में है। बाकी बचा लखारी घाटी, ये कहाँ पर है? ओडिशा में है। तो इस प्रकार से जो है हमारा एक का क्या हो गया? ए का 3 हो गया। ठीक है, ए का कौन सा हो गया? 3 हो गया। ठीक है, उसके बाद में फिर मालाबार। ठीक है, बी का हमारा कौन सा हो गया? तो बी का 4 हो गया। ठीक है, सत्यमंगलम यानी सी का जो हमारा हो गया वो दूसरा हो गया और डी का हमारा पहला हो गया। ठीक है, तो 3 4 2 1, 3 4 2 1। तो इसमें जो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें हमारा 3 4 2 1 यानी बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। देखिए, इसके अलावा अगर बात कर लें तो कुछ और हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में क्या है तो इंद्रावती हो गया। ठीक है, इसके अलावा अचानक कमार हो गया, ये सब छत्तीसगढ़ में है। यूपी में कौन सा हो गया? पीलीभीत में जो है दुधवा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, तेलंगाना में कबाल और अमराबाद हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसमें जो हमारा बी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। अगला हमारा है ऑपरेशन कच्छप। जो ऑपरेशन कच्छप है, ठीक है, ऑपरेशन क्या हो जाएगा? ऑपरेशन कच्छप। ठीक है, तो ये ऑपरेशन जो कच्छप है ये ओविल रिडले समुद्री कच्छप। ठीक है, इसकी जो है एनजीओ की एक पहल है, ये आप ध्यान रखिएगा। ओविल रिडले समुद्री कच्छप के संरक्षण हेतु वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी WPSI नामक एनजीओ द्वारा सितंबर 1998 में, कब ये जो ऑपरेशन कच्छप चला था, ये कब चला था? तो ये सितंबर, ठीक है, 1998 में ऑपरेशन कच्छप की शुरुआत की गई थी। ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन कच्छप की शुरुआत कब की गई थी? तो सितंबर 1998 में ओविल रिडले समुद्री कच्छप, जो कि कहाँ पर है? ओडिशा में। ठीक है, इसी से शुरुआत की गई थी। ठीक है, और ये ICUN जो संस्था होती है उसके जो है रेड लिस्ट में भी इसको जो है रखा गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला हमारा 12 नंबर है, इसको देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं आक्रामक प्रजातियों से संबंध नहीं है? ध्यान रखिएगा, संबंध नहीं है। इसमें जो 12 का पूछा हुआ, देखिए, तीव्र जनसंख्या में वृद्धि की संभावना, उदाहरणार्थ किसी भी क्षेत्र में हिरण। भाई देखिए, ऐसा होगा तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा? आक्रामक प्रजातियों का संबंध हो जाएगा। अगला है बृहद आवास,
विनाश की संभावना, और तीसरा है अल्प प्रारूपी, ठीक है, सुनम्यता की उपस्थिति, अर्थात पर्यावरण चुनौतियों का सामना करने के लिए अनुकूलन क्षमता। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो सी ही करेक्ट हो जाएगा। मनुष्य के साथ निकटता, ये बिल्कुल आक्रामक प्रजातियों का संबंध है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा हो जाएगा वो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हम लोग 13 नंबर देख लेते हैं। दिया हुआ जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है। जल शोधन का कौन सा ऐसा तरीका है जो सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है। तो इसमें जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा निस्पंदन। कौन सा हो जाएगा? निस्पंदन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जल शोधन की उपयुक्त विधियों में जो है निस्पंदन जो है, यानी कि फिल्ट्रेशन द्वारा सूक्ष्म जीवों का हास्य नहीं होता, यानी सूक्ष्म जीवों को नुकसान नहीं होता, फिल्ट्रेशन यानी निस्पंदन के द्वारा, ठीक है। निस्पंदन यानी फिल्ट्रेशन, निस्पंदन का सामान्य अर्थ होता है छानने की क्रिया, ठीक है, छानने। जैसे हम लोग चाय से चाय पत्ती वगैरह छानते हैं, उसको अलग कर देते हैं, ऐसे निस्पंदन का मतलब होता है छानना, ठीक है। यह जल शोधन की वह प्रक्रिया है जिसमें निस्पंदन यानी फिल्टर का प्रयोग करके जल में, ठीक है, जल में उपस्थित अवांछनीय ठोस अविलेय पदार्थों यानी अशुद्धियों को जो है हटा दिया जाता है, ठीक है। और इससे जल में उपस्थित जो है सूक्ष्म जीवों का किसी प्रकार से नुकसान यानी ह्रास नहीं होता है। जैसे क्लोनीकरण एवं अल्ट्रावायलेट विकिरण द्वारा जल शोधन से सूक्ष्म जीवों का ह्रास होता है। जैसे क्लोरीन की गोली वगैरह डाल देते हैं और अल्ट्रावायलेट विकिरण, इन सबसे सूक्ष्म जीवों को नुकसान होता है। लेकिन जब हम निस्पंदन का प्रयोग करते हैं यानी फिल्ट्रेशन का प्रयोग करते हैं तो उससे जो है सूक्ष्म जीवों को कोई नुकसान नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें हमारा जो है बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं 14 नंबर पे। देखिए, जो हमारा 14 नंबर है, सूक्ष्म जीवों के उपयोग द्वारा थल और समुद्र के उन क्षेत्रों का जो पीड़क नाशकों, तेल और विलायकों द्वारा प्रदूषित किए गए हों, ठीक है, उपचार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ठीक है। तो इसमें जो उपचार करने की प्रक्रिया है उसके बारे में देखते हैं। देखिए, सुपोषण या न्यूट्रोफिकेशन नहीं होगा, नाइट्रीकरण या नाइट्रिफिकेशन नहीं होगा, अमोनीकरण या अमोनिफिकेशन नहीं होगा। तो होगा क्या? देखिए, जीवों से संबंधित है तो ऐसे ही हमको सोच लेना है कि ये जैव उपचार या बायो रेमिडिएशन होगा, ठीक है। देखिए, सूक्ष्म जीवों का उपयोग द्वारा तेल, विलायकों व पीड़ानाशकों से दूषित थल तथा समुद्री क्षेत्रों के उपचार की प्रक्रिया जैव उपचार कहलाती है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसमें हमारा जो डी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग 15 नंबर को देखते हैं। देखिए, कैडमियम प्रदूषण निम्नलिखित में से किस रोग का जो है कारक है। तो ये आप सभी को पता है कि कैडमियम से इटाई रोग होता है, इसमें ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हड्डियों और जोड़ों में तीव्र दर्द होता है। साथ ही कैडमियम प्रदूषण से फेफड़े का कैंसर एवं यकृत व किडनी भी खराब हो जाती है। ध्यान रखिएगा, जो कैडमियम के प्रदूषण से फेफड़े का कैंसर, यकृत और किडनी भी खराब होती है। और जो कैडमियम होता है वो जल, वायु, खाद्य पदार्थों यानी फसलों द्वारा कैडमियम अवशोषण से, ठीक है, धूम आदि जो धूम्रपान वगैरह होता है उसके माध्यम से भी मानव के शरीर में पहुंच जाता है। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए, इसमें दिया हुआ है उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित टाइगर रिजर्व का सही क्रम लगाना है, यानी उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ हमको चलना है। देखिए, सबसे उत्तर में हमारा कौन सा हो जाएगा? कार्बेट हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं, जो सेट हो जाएगा उसको देख लेंगे। सबसे क्या हो जाएगा? कार्बेट। ये हमारा कहाँ है? उत्तराखंड में, ठीक है। इसके बाद में दूसरा हमारा जो इसमें हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान का सरिस्का, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? राजस्थान में सरिस्का पड़ता है तो हो जाएगा सरिस्का, ठीक है। और तीसरा हमारा सिमलीपाल जो है उड़ीसा में है। और चौथा जो हमारा है वो पेरियार है, ये कहाँ है? केरल में है। तो इस प्रकार से हमारा जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कार्बेट, सरिस्का, सिमलीपाल और पेरियार। देखिए, कार्बेट का है उत्तराखंड है, आप सभी को पता है। सरिस्का राजस्थान में, ये भी पता है। सिमलीपाल उड़ीसा में है और पेरियार केरल में है। अगर हम लोग इसके अलावा बात कर लें तो देखिए, सिमलीपाल के अलावा नंदनकानन, ये भी उड़ीसा में काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है हो जाता है वन्यजीव अभ्यारण्य। ये भी ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, इसमें दिया हुआ है पेरियार, ठीक है। ये पेरियार कहाँ है? तो पेरियार केरल में है, आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर बात कर लें राजस्थान, ठीक है, कौन सा? राजस्थान की बात कर लें तो राजस्थान में जैसे हमारा हो जाएगा, राजस्थान में जैसे हमारा मुकंदरा हो गया, राजीव गांधी हो गया, केवला देव हो गया, ठीक है, ये भी है। सरिस्का तो है ही है। इसके अलावा देखिए, राजस्थान में एक है आकलबुड जीवाश्म पार्क, ठीक है। आकलबुड जीवाश्म पार्क भी कहाँ है? तो वो भी राजस्थान में। सिमलीपाल और नंदनकानन, कोहगढ़, ये सब उड़ीसा में है, ठीक है। इसके अलावा जैसे बिलीगिरी हो गया, बांदीपुर हो गया, बनेरघट्टा, अंसी, नागरहोल, ये सब आपका कहाँ है? कर्नाटक में है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में देख लेते हैं, थोड़ा सा कभी कभी पूछ लेता है कि पापी कोंडा हो गया या कोरिंगा,
ये आंध्र प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बटेसर, नागार्जुन और मृगवानी, कौंडिन्य, ये भी जो है आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। इसके बाद गुजरात में बसंदा हो गया, भारतीय जंगली गधा हो गया, ठीक है, मरीन। इसके अलावा भावनगर, ब्लैक बक, नारायण सरोवर, बरदा, ये सभी कहाँ हैं? तो ये सब गुजरात में है। तेलंगाना की बात कर ले तो वहाँ पर कबाल है, अमराबाद है। उत्तर प्रदेश में दुधवा है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती है। इसके अलावा उदंती, सीतामढ़ी है, ठीक है। अचानक कमार है। केरल में पेरियार, परम्बिकुलम हो गया। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, पक्के टाइगर और कमलांग हो गया। तो ये सभी आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी कभी महाराष्ट्र में भी पूछ लेता है, तो महाराष्ट्र का जैसे तडोबा हो गया, संजय गांधी हो गया, चंदौली, ध्यान रखिएगा। चंदौली जो है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है, लेकिन वहाँ पर जो है राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य से ये सब संबंधित हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है गुगामल हो गया, नवेगांव हो गया, भीमा शंकर, करनाला, फासन, ठीक है, दाजीपुर, ये सब ध्यान रखिएगा, ठीक है। नागजीरा और रेहकुरी, ये सब कहाँ है? ये सब महाराष्ट्र में है, और ये भी आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। झारखंड में बात कर लेंगे, जैसे पलामू हो गया, डालमा हो गया, गौतम बुद्ध हो गया, सॉरी, बेटला हो गया, ठीक है, और कोडरमा हो गया, ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। बिहार में वाल्मीकि हो गया, कैमूर हो गया, कांवर हो गया और गोगाबिल, ये सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, खास करके तब जब बिहार से रिलेटेड एग्ज़ाम हो। अब देखिए इसमें जिम कार्बेट आया था। जिम कार्बेट प्राचीन नाम इसका हेली था। 1 नवंबर 1973 को, ठीक है, इसका नाम चेंज कर दिया गया था। और सबसे प्राचीन भारत का कौन है? यही है, जिम कार्बेट ही है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा गोविंद हो गया, राजा जी हो गया, नेलांग घाटी कई बार पूछा है। नेलांग घाटी ये भी उत्तराखंड में है। सिरोही मध्य प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। एक सिरोही है जो राजस्थान में है, ठीक है, लेकिन वो नहीं, ये सिरोही जो है वन्यजीव अभ्यारण्य है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं, काफ़ी चर्चा हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 17 जो हमारा है, खाद्य श्रृंखला में किस प्रदूषण का दीर्घकालिक सांद्रण यानी CNS सिंड्रोम रोग जिसमें कोमा तथा मृत्यु होती है उसके लिए उत्तरदायित्व है, ठीक है, उसके लिए कौन उत्तरदायित्व है इसको देखेंगे। तो देखिए इसमें जो हमारा है वो हो जाएगा सीसा। क्या हो जाएगा? सीसा हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा? सीसा हो जाएगा। सीसा प्रदूषण यकृत और वृक्क को प्रभावित करता है। जो सीसा होता है वो यकृत और वृक्क दोनों को प्रभावित करता है, हीमोग्लोबिन निर्माण में कमी लाता है, इससे कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये तो आप समझ गए। इसके अलावा जैसे पारा से अभी पीछे हम लोग देखे थे, तो जैसे कैडमियम से इटाई हो जाता है, वैसे पारा से क्या हो जाता है? तो पारा से जो है मिनीमाटा, कौन सा रोग? मिनीमाटा हो जाता है पारा से, ठीक है। कैडमियम से इटाई हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नाइट्रेट आयरन से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है, ठीक है। फ्लोराइड आयरन से हड्डी और दांत इन सब का गिरना होता है, ठीक है। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा, ठीक, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला हम लोग देख लेते हैं, शैवाल प्रस्फुटन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो शैवाल प्रस्फुटन होता है इसके संबंध में हमें देखना है। तो देखिए इसमें क्या है कि दिया हुआ है, यह आलवण, ठीक है, यह आलवण जल या समुद्री जल में घटित हो सकता है। दूसरा है, यह समुद्री ऑक्सीजन की आपूर्ति को बढ़ाकर समुद्री पर्यावरण को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। और तीसरा दिया हुआ है कि इसके घटित होने का कारण हवा और जलधाराओं का अनुकूलन होना, पोषक तत्वों की आपूर्ति तथा उच्च जल तापमान आदि है। तो ये बताना है कि इसमें से जो है कौन सा हमारा सही है, ठीक है, बताना है कि इसमें कौन कौन सा हमारा स्टेटमेंट सही है। तो देखिए इसमें जो हमारा है, जो पहला है, ठीक है, पहला जो हमारा है, यह आलवण जल या समुद्री जल में घटित हो सकता है, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा जो हमारा है ये सही नहीं है, दूसरा हमारा सही नहीं है। इसके बाद तीसरा हमारा सही हो जाता है, इसके घटित होने का कारण हवा जलधाराओं का अनुकूलन होना, पोषक तत्वों के अधिक आपूर्ति और उच्च जल का तापमान आदि, तो ये भी हमारा सही है। तो इस प्रकार से हमारा 1 और 3 जो है सही हो जाएगा। अभी हम लोग नीचे ऑप्शन में देखेंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए हमारा 1 और 3 जो है एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, जैव भू रसायन चक्र क्या है। देखिए जैव भू रसायन चक्र क्या है हमसे पूछा गया है। तो देखिए जैव भू रसायन चक्र जो है वह चक्र जिसमें एक रासायनिक तत्व या अणु पृथ्वी के जैविक जैवमंडल और प्रतिजैविक यानी स्थनमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, ठीक है, घटकों के जरिए गतिशील होते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, जैव भू रासायनिक चक्र कहलाते हैं।
ठीक है। तो इसमें जो हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा वही सही हो जाएगा कि भिन्न भिन्न क्रम जिसमें रासायनिक तत्व अथवा अणु पृथ्वी के जैविक तथा अजैविक दोनों घटकों के माध्यम से गतिशील होते हैं वही भू रसायन चक्र कहलाएगा। ठीक है। जल चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, कार्बन चक्र, सल्फर चक्र, फास्फोरस चक्र और चट्टान चक्र इसके उदाहरण है। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें हमारा 19 का ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर पे हम लोग चलते हैं, इकोसिस्टम के संबंध में कौन सा सही है, सही स्टेटमेंट हमको बताना है। तो देखिए इसमें जो है क्या हो जाएगा, इकोसिस्टम के संबंध में कौन सा सही है। देखिए प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित है, तो ये बात जो है हमारा गलत है। ठीक है। दूसरा जो हमारा हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता जो है उत्पादकों से संख्या में अधिक होते हैं, तो ये भी बात ठीक नहीं है। अगला है उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं, तो इसमें जो हमारा सी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। और है द्वितीय उपभोक्ता अधिकतम होने के साथ साथ बहुत ही क्या होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है, पोषण स्तरों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है। खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक चरण को पोषण स्तर कहते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा है मांसाहारी हमेशा पोषण स्तर 1 और 2 पर आते हैं। ठीक है। और तीसरा जो है शाकाहारी हमेशा पोषण स्तर 3 या उससे ऊपर आते हैं। और चौथा जो दिया हुआ है, पोषण स्तर के माध्यम से ऊर्जा निम्न स्तर से उच्च ओर तथा इसके विपरीत क्रम में प्रवाहित होती है। तो इसमें केवल हमारा जो एक ऑप्शन है यही सही होगा, इसके अलावा अन्य तीनों जो है वो ठीक नहीं है। ध्यान रखिएगा, पोषण स्तर यह दर्शाता है कि खाद्य श्रृंखला में कोई जीव, ठीक है, उत्पादक से कितना दूर है। पौधे अर्थात उत्पादक पोषण स्तर 1 पर शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता, स्तर दूसरा जो होता है उस पर मांसाहारी, ठीक है, उस पर मांसाहारी स्तर नंबर 3 पर आते हैं, जबकि श्रेष्ठतम मांसाहारी ये चौथे स्तर पे आते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चौथे स्तर पर आते हैं। ऊर्जा प्रवाह निम्न पौष्टिक स्तरों से उच्च पौष्टिक स्तरों की ओर एकल दिशा में होता है, ये भी आपको ऊपर ही बता दिए हैं। इसके अलावा अगर बात कर लें तो एक पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर जाने में हमेशा ऊर्जा का ह्रास होता है, यानी नुकसान होता है या क्षरण होता है। परिणाम स्वरूप आम तौर पर 4 से 5 पोषण स्तर होते हैं और शायद ही कभी 6 से अधिक होते हैं, क्योंकि किसी भी जीव को समर्थन देने के लिए बहुत कम ऊर्जा बचती है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन ए होगा वो एकदम करेक्ट। तो ऊपर दिए हुए क्वेश्चन में कौन सा हमारा सही था, केवल एक ही सही था, अन्य 3 जो है हमारे स्टेटमेंट गलत थे। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। ठीक है, इसमें देख लेते हैं जो परितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका क्रम जो है कौन सा सही है। तो देखिए इसमें सही क्रम कौन सा हो जाएगा, तो देखिए मैग्रोव हो जाएगा, इसके बाद घास स्थल हो जाएगा, झील हो जाएगा और फिर महासागर हो जाएगा। तो हमारा सी इसमें सही हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में जैवभार उत्पादन की दर उत्पादकता कहलाती है, जो उत्पादन की दर से द्योतक होती है। ठीक है, उत्पादन का कार्य प्रकाश संश्लेषण तथा रसायन संश्लेषण द्वारा होता है। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन जो है 22 में करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 23 नंबर पे बढ़ते हैं। न्यूट्रिफिकेशन का क्या अर्थ होता है, हमने ऊपर बताया था कि न्यूट्रिफिकेशन का क्या अर्थ होता है, तो उसको हम लोग देखेंगे 23 में। ठीक है, देखिए जो 23 है, औद्योगिक कचरों का निकास जो जल में शैवाल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बनेगा। औद्योगिक कचरों का जब मतलब उद्योग से जब कचरे निकाले जाते हैं तो जल में शैवाल की वृद्धि के लिए वांछित पोषक तत्वों के स्तर को बढ़ाते हैं। ठीक है, और इन शैवालों के मरने पर इसे खाने के लिए जीवाणुओं द्वारा ऑक्सीजन का अत्यधिक उपभोग किया जाता है। यही क्या कहलाता है, तो यही जो है न्यूट्रिफिकेशन कहलाता है। तो इसीलिए हमारा ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा, आगे हमको देखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब औद्योगिक कचरों के निकास से शैवालों की वृद्धि के लिए वांछित पोषक तत्वों के स्तर को बढ़ाते हैं और शैवालों के मरने पर इन्हें खाने के लिए जीवाणुओं द्वारा अत्यधिक ऑक्सीजन का उपभोग किया जाना ही यूट्रोफिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, यूट्रोफिकेशन, सॉरी कई बार हमने न्यूट्रो बोल दिया, यूट्रोफिकेशन होगा। ठीक है, क्या होगा, यूट्रोफिकेशन होगा, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन भी हमारा यूट्रोफिकेशन से ही है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा हमको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। यूट्रोफिकेशन मात्र एक मानव जाति घटना है। अगला है यूट्रोफिकेशन के साथ जल का पोषण संवर्धन संबंध है, तो ये अभी हमने देखा और यही बात एकदम ठीक है। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा 24 में। अगला हम लोग 25 नंबर पे चलते हैं। कोल, ठीक है, कोल आर्द्रभूमि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, यह मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और दूसरा दिया हुआ है कि यह रामसर स्थल के रूप में नामित है। तो इसमें जो हमारा पहला हो जाएगा, देखिए यह मध्य प्रदेश में स्थित है, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है,
क्योंकि केरल के त्रिशूर में अवस्थित यह क्षेत्र वेम्बनाड कोल आर्द्रभूमि का भाग है। बात करें तो ये मध्य प्रदेश में ना होके कहाँ है कोल आर्द्रभूमि, तो देखिए हम ऊपर लिख दे रहे हैं, ये वेम्बनाड एक झील पड़ती है, ठीक है, लैगून झील है वेम्बनाड, ठीक है, वेम्बनाड यहीं पर जो है कोल आर्द्रभूमि का ये भाग है। ध्यान रखिएगा, अष्टमुडी और वेम्बनाड जो झील हैं केरल में, दोनों लैगून या इन्हीं को कयाल कहा जाता है वहाँ की स्थानीय भाषा में, तो वहाँ की झील हैं, ठीक है। अगला हमारा है कि रामसर स्थल के रूप में नामित है, तो यह बात ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, जो वेम्बनाड है, या भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर सबसे बड़ा खारा आर्द्र उष्णकटिबंधीय आर्द्र पारिस्थितिकी तंत्र है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 26 नंबर पर। हमारा हो जाता है निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव वन के संदर्भ में सही है। देखिए मैंग्रोव वन के संदर्भ में जो है हमको बताना है, तो देखिए मैंग्रोव वन केवल खारे पानी में ही पनप सकते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। दूसरा है बांस तथा नारियल मैंग्रोव की वनस्पतियाँ नहीं है, ऐसा कहना गलत है, ठीक है। कुल मैंग्रोव वनस्पति प्रतिशत के दृष्टि से पश्चिम बंगाल के बाद गुजरात का स्थान आता है, तो ये भी बात सही है। तो इसमें हमारा 1 और 3 ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, 1 और 3 एकदम करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पर, देखिए इसमें जो हमारा 1 और 3 है वो एकदम करेक्ट है। व्याख्या देखते हैं, मैंग्रोव वन तटों तथा नदियों के ज्वारीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। जो मैंग्रोव वन है उनके तट नदियों और ज्वारीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये वन गंगा ब्रह्मपुत्र, मैंग्रोव वन तटों का नदियों ज्वारीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये वन गंगा ब्रह्मपुत्र महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी के डेल्टाओं में उगते हैं, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यदि बात कर लें तो गुजरात के कच्छ क्षेत्र में भी यह वन पाए जाते हैं, इसीलिए इसे कच्छ वनस्पति, ठीक है, भी कहते हैं। नारियल ताड़ बांस सुंदरी, ध्यान रखिएगा, नारियल भी है, ताड़ भी है, बांस भी है, सुंदरी होता है वृक्ष, आदि मैंग्रोव वनस्पतियां हैं। और पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र में पाए जाने वाले ताड़ के वन तथा पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र में पाए जाने वाले नारियल के वन ज्वारीय वन में सम्मिलित हैं। तो ये सभी सम्मिलित हैं, इसीलिए जो हमारा बी दूसरा वाला ऑप्शन था स्टेटमेंट वो गलत हो गया था, और 1 और 3 एकदम करेक्ट है। 27 नंबर है रामसर अभिसमय, ठीक है। रामसर अभिसमय के अनुसार निम्नलिखित में से किन्हें आर्द्र भूमि के रूप में मान्यता दी जा सकती है, ठीक है, ये हमको बताना है 27 नंबर में। तो देखिए 27 का जो हमारा हो जाएगा, कम गहराई वाले समुद्र जल क्षेत्र को, कोई दिक्कत नहीं है देने में। अगला है मत्स्य युक्त तालाब को, ये भी ठीक है। धान के खेत और सॉल्ट पैन, यानी इन चारों को दिया जा सकता है, इसीलिए हमारा डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। 27 का हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आप लोग हमें बताइए कि जो विश्व आर्द्रभूमि दिवस है वो कब मनाया जाता है, ठीक है। और रामसर कन्वेंशन हुआ था, ये रामसर कन्वेंशन कहाँ पर हुआ था, ठीक है, रामसर कन्वेंशन कहाँ हुआ था और कब हुआ था, और विश्व आर्द्रभूमि दिवस, ये 3 क्वेश्चन आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला हमारा 28 नंबर है जीवमंडल यानी बायोस्फीयर के संगठन के, ठीक है, जो संगठन है बायोस्फीयर का, उसके स्तरों के बारे में जो है कौन सा क्रम सही है वो हमको बताना है। तो देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले जीव होते हैं, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले क्या होता है, जीव होता है, इसके बाद जनसंख्या होती है, फिर पारिस्थितिकी तंत्र होता है, और सबसे लास्ट में जीवमंडल होता है। ध्यान रखिएगा, सबसे ऊपर जीव, सबसे नीचे जीवमंडल। जीवमंडल के बारे में अगर जानना हो, उसके स्तर के बारे में, तो सबसे ऊपर जीव को रख देंगे स्टार्टिंग में, और सबसे नीचे लास्ट में स्टार्टिंग में जीवमंडल को रख देंगे, आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें हमारा जो डी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए थोड़ी सी इसकी व्याख्या समझेंगे। समस्त जीव यानी जैविक संगठक तथा भौतिक पर्यावरण यानी अजैविक घटक को सम्मिलित रूप से जैवमंडल कहा जाता है। इसके अंतर्गत समस्त जीवित जीव तथा उसके आसपास का पर्यावरण, जिसे इन जीवों को पारस्परिक क्रिया होती है, उन्हें मिलाकर जैवमंडल की रचना होती है। इसके संगठन के क्रम में विभिन्न स्तर हैं जो क्रम में आते हैं, जैसे पहले अणु हो गया, ध्यान रखिएगा, पहले क्या हो गया, अणु हो गया, अणु के बाद में फिर हमारा कोशिका हो गया, क्या हो गया, कोशिका हो गया, कोशिका बाद में कोशिका समूह हो गया, उसके बाद में जीव हो गया, फिर जनसंख्या, फिर समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, और उसके बाद में जैवमंडल या जीवमंडल होते हैं, ठीक है। तो ये इनका क्रम है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग 29 नंबर पे चलते हैं और देखते हैं, भूमंडलीय तापन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस जो है मानी जाती है। तो देखिए पहले तो ये जान लीजिए कि ग्रीन हाउस गैस जो है मानी किसको, देखिए ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है, ये अगर आपको पता हो जाए तो आगे जानने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए ग्रीन हाउस गैस में जो हमारा आता है वो कौन कौन सा आता है, तो पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड आता है। कौन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद मीथेन हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन और जलवाष्प, ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, ओजोन
गैस हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, भूमंडलीय तापन में ग्रीन हाउस गैस, सॉरी ओजोन तो O3 होता है, माफ़ करिएगा। तो भूमंडलीय तापन में ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी हैं हमने आपको बता दिया। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि कौन सा गैस मानी जाती है, तो इसमें जो हमारा हो जाएगा, देखिए कार्बन, क्या हमने बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है। मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, इसके अलावा ठीक है क्लोरोफ्लोरो हो गया, ओजोन हो गया और जल वाष्प हो गया। तो इसमें आपका कौन सा मैच कर रहा है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ही जो है ये क्या है, ये ग्रीन हाउस गैस मानी जाती है। इसके अलावा हमने बताया था मीथेन, ध्यान रखिएगा क्या है, मीथेन है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मीथेन है। इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड है, क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड के बाद में CFC है, क्या है, CFC है, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद में ओजोन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओजोन हो जाएगा, O3 होता है। ठीक है, ओजोन हो जाएगा। इसके बाद में फिर जलवाष्प हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जलवाष्प हो जाएगा। ठीक है, जलवाष्प हो जाएगा। ये सब जो है ग्रीन हाउस गैस होती हैं। अगर बात करें तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ये आप हमको बताइए। और जो है एक समझौता हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वो कब और कहाँ हुआ था, ये भी आप हमको ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये ओजोन क्षरण से ही संबंधित था। अगला हमारा है जनसंख्या पिरामिड के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों का विचार करना है, कि जनसंख्या पिरामिड के बारे में जो है हमको विचार करना है। तो देखिए, यह किसी देश की जनसंख्या यानी संगठन का अध्ययन करने की विधि है। दूसरा दिया हुआ है, जनसंख्या पिरामिड में बच्चों की संख्या 15 वर्ष से कम, ठीक है, को ऊपरी भाग में एवं वृद्धों की जनसंख्या को 65 वर्षों से अधिक निचले भाग में दिखाई जाती है, ध्यान रखिएगा। अगला, यदि देश में केवल जन्म दर ऊंची होगी तो जनसंख्या पिरामिड ऊपर तीव्रता से सकरा हो जाएगा। अब बताना है कि इसमें से जो है कौन कौन से स्टेटमेंट हमारे ठीक हैं। तो देखिए, जो 30 है इसका हमारा स्टेटमेंट केवल एक ही ठीक है, कि किसी देश, ठीक है, यदि किसी देश की जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक विधि है। इसके अलावा जितने भी स्टेटमेंट दिए हुए हैं ये सभी क्या हैं, ठीक नहीं है। आगे हम लोग 31 की तरफ चलते हैं। देखिए, इसमें दिया हुआ है, ग्रीन हाउस प्रभाव में निम्नलिखित गैसों के प्रत्यक्ष योगदान का बढ़ता हुआ सही क्रम क्या है। मतलब जो ग्रीन हाउस गैस है वो सबसे प्रभावकारी कौन है और सबसे कम प्रभावकारी कौन सी है, वही हमको बताना है, उनका क्रम बताना है। ठीक है, तो जो 31 नंबर है इसमें देखिए हमारा मीथेन हो जाएगा, ओजोन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा और जलवाष्प हो जाएगा। जिसका क्षेत्र जितना ज़्यादा उसका जो है प्रदूषण उतना अधिक। ठीक है, तो जलवाष्प आपको पता ही है, जलवाष्प कितनी जगहों पर फैला हुआ है, जल कितनी जगहों पर है, उसी हिसाब से आप अनुमान लगा लीजिए। तो इसमें हमारा C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा हो जाता है, कार्बन क्रेडिट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, कार्बन क्रेडिट के संदर्भ में कौन सा सही है ये हमको बताना है। तो देखिए, जो कार्बन क्रेडिट है, ठीक है, कार्बन क्रेडिट जो हमारा हो जाता है इसके संदर्भ में देखिए, यह एक क्रेडिट है जो किसी देश को एक निश्चित मात्रा में, ठीक है, ठीक है, GHG का उत्सर्जन करने की अनुमति देता है। और दूसरा है, ऐसी परियोजनाओं में पैसा निवेश कर कार्बन क्रेडिट अर्जित किया जा सकता है। ठीक है, और जो कम GHG उत्सर्जन करते हैं, मतलब जो देश जो है कम कार्बन उत्सर्जन करते हैं उनसे आप जो है खरीद सकते हैं। ठीक है, मतलब कि हमारा जो है बैलेंस हो जाए, यही इसमें कहा गया है। और ये दोनों बात बिल्कुल ठीक है, इसीलिए हमारा ये दोनों एकदम करेक्ट हो जाएगा, यानी A और B, 1 और 2 दोनों सही हैं। तो देखते हैं कौन सा इसमें जो हमारा हो जाएगा वो C ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, यानी 1 और 2 दोनों सही हैं। इसके बाद में हम लोग देखते हैं, मीथेन निम्नलिखित में से, ठीक है, किन गैसों का होता है। जो मीथेन होता है वो किन गैसों का होता है ये हम देखते हैं। तो बायोगैस हो गया, LPG हो गया, CNG हो गया, या भाप अंगार गैस। तो 3 नंबर है इसका हमारा A हो जाएगा, 1 और 3, केवल 1 और 3 ही हमारा इसमें सही होने वाला है। देखिए, यहाँ पर ऑप्शन गलत लग गया है, 1 और 3, यानी A ऑप्शन हमारा सही है। देखिए, LPG में जो है, LPG में मुख्यतः जो है ब्यूटेन होता है। LPG में मुख्यतः क्या होता है, ध्यान रखिएगा, जो LPG होती है इसमें क्या होता है, ब्यूटेन ही मुख्यतः होता है। और जो हम लोग सिगरेट का लाइटर होता है देखते हैं, उसमें भी जो है ब्यूटेन गैस ही पाई जाती है। भाप अंगार गैस एक संश्लेषण गैस है और इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन होता है, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, कभी कभी CNG का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा है, नागोया प्रोटोकॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए, यह जैव कचरे को सुरक्षित हस्तांतरण से संबंधित है, यह जैव विविधता के संरक्षण और सतत दीर्घकालिक उपयोग को बढ़ावा देता है। पहली बात तो ये जान लीजिए कि नागोया प्रोटोकॉल जो है वो कब आया था, तो वो 1997 में, ठीक है, ये अस्तित्व में आया था और 2005 से ये प्रभाव में आया था, 2005 से ये प्रभाव में आया था।
और ये भी ध्यान रखिएगा कि भारत इसका सदस्य है, नागोया प्रोटोकॉल का भारत सदस्य है। अब पूछा हुआ है कि इस कथनों पर विचार कीजिए, चलिए वो भी हम कर लेते हैं, ठीक है। 34 का, तो इसमें जो है हमारा यह जैव कचरे के सुरक्षित को हस्तांतरण से संबंधित है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अगला है जैव विविधता के संरक्षण और सतत दीर्घकालिक उपयोग को बढ़ावा देता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो इसीलिए जो हमारा ऑप्शन बी है वो एकदम सही हो जाएगा। आनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच और उनके उपयोग से उत्पन्न लाभों के उचित और न्यायसंगत, ठीक है, साझाकरण पर नागोया प्रोटोकॉल जैव विविधता अभिसमय यानी CBD का एक पूरक समझौता है, ये बात ध्यान रखिएगा। यही इसकी जो है व्याख्या है। अगला है बेसल संधि या अभिसमय हानिकारक कचरे के सीमा पार आवागमन के नियंत्रण से संबंधित है, तो बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। बेसल जो है, ये जो दूसरा वाला ये दिया हुआ है कि जैव कचरे से संबंध किसका है, तो ये बेसल संधि का है। किसका है? बेसल संधि का, ठीक है। हानिकारक कचरे के सीमा पार आवागमन के नियंत्रण से संबंधित है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगला हमारा दिया हुआ ओजोन परत क्षरण किसमें होने वाली मुख्य परिघटना है, ठीक है। ओजोन परत जो है ये तो देखिए क्षोभ मंडल में, तो यहाँ पर तो नहीं होती है। अब नीचे हम इसका जो है ऑप्शन देखेंगे, ठीक है, तो इसमें नहीं होती क्षोभ मंडल में, ये बात आप ध्यान रखिएगा। दूसरा हमारा दिया हुआ है कि समताप मंडल में। अब देखिए यहाँ पर ये ठीक हो जाएगा कि समताप मंडल में ही जो है क्या होता है, तो जो ओजोन से संबंधित घटनाएं हैं वो होती हैं। देखिए ओजोन परत का अधिकांश भाग समताप मंडल के निचले हिस्से में पृथ्वी से लगभग 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। यह परत, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यह परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। हालांकि ओजोन की एक और परत क्षोभ मंडल के ऊपरी हिस्से में भी पाई जाती है, परंतु यह मनुष्य के लिए हानिकारक है। ध्यान रखिएगा। ओजोन क्षरण के लिए क्या होता है? क्लोरोफ्लोरो। देखिए जो ओजोन क्षरण है, जो ओजोन का क्षरण होता है, ठीक है, क्षरण होता है, इसके लिए सर्वाधिक जो उत्तरदायी है वो CFC है। ध्यान रखिएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन सर्वाधिक उत्तरदायी है। और यह गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने के साथ साथ ओजोन गैस से अभिक्रिया करके ओजोन को ऑक्सीजन के रूप में बदल देती है, जिससे ओजोन परत का क्षरण होता है। और हमने क्वेश्चन ऊपर पूछा है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगला हमारा 36 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन का अवक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने, उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग वाह्य करने यानी फेजिंग आउट के मुद्दे से संबंधित है। तो इसमें जो 36 हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कौन सा हो जाएगा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो जाएगा। देखिए जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन था, अब देखिए इसके बारे में थोड़ा, ब्रेटन वुड्स जो सम्मेलन था ये 1944 में आया था, 1944 में आया था। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व में वित्तीय व्यवस्था स्थापित करना इसका उद्देश्य था। ध्यान रखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में वित्तीय व्यवस्था स्थापित करना इसका उद्देश्य था। इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, एवं अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, ठीक है, IBRD, विश्व बैंक की स्थापना भी इसी के समय में हुई थी। अब बात करते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की। तो देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया था? 1987 में आया था। ध्यान रखिएगा 1987 में आया था। हमने ऊपर पूछा था, अब आप लोग दिवस ही बता दीजिएगा, बाकी तो यहाँ पर आ ही गया। तो बस इतना ही इससे जो है संबंधित है। आगे देख लेते हैं 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय वर्षा कारक या कारण बन जाता है? अम्लीय वर्षा का कारण क्या बन जाता है? तो देखिए इसमें ज़्यादा कुछ व्याख्या नहीं करना है। अमोनिया जो हमारा हो जाता है, सॉरी माफ़ करिएगा, इसमें हमारा सल्फ़र डाइऑक्साइड, ठीक है, कौन सा? सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है ये अम्लीय वर्षा का कारण है। तो क्या है? सल्फ़र डाइऑक्साइड। ध्यान रखिएगा क्या है? सल्फ़र, SO2 लिख देता हूँ यहाँ पर, SO2, ठीक है, सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है यही इसका कारण है। अगला हमारा है क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संबंध है जिसके पक्षकार राज्य किसमें कमी करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मतलब क्योटो प्रोटोकॉल में किस चीज़ को जो है कम करने की बात की गई थी, यही क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। तो 38 में जो हमारा बी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैस को। देखिए क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में कब आया था? तो ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये 1997 में आया था, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। और क्योटो जापान का एक शहर है, क्योटो हो गया, नागोया हो गया, ओसाका हो गया, ठीक है। इसके अलावा वहाँ के जो द्वीप हैं होक्काइडो, हांसू, क्यूशू और शिकोकू, ये भी आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्रम से पूछा जाता है। अगला हमारा है वन प्लैनेट सिटी। यह जो है किसकी पहल है, मतलब जो है किस संस्था के द्वारा वन प्लैनेट सिटी का जो है सुझाव दिया गया? तो देखिए ये जो हमारा हो जाएगा 39 का, ये हमारा बी हो जाएगा, ठीक है, प्रकृति संरक्षण हेतु विश्वव्यापी कोष यानी WWF, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में फिर 40 नंबर पे चलते हैं और देखते हैं बायोगैस में मुख्यतः होता है, बायोगैस में क्या होता है इसके बारे में पूछा गया है।
तो जो हमारा 40 हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होता है। बायोगैस में क्या होता है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होता है। इसके बाद में हम लोग 41 नंबर की तरफ चलते हैं और देखते हैं, यह अनुमान किया गया कि एक व्यक्ति की मृत्यु डूबने से हुई। देखिए ये बहुत अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन है कि यह अनुमान किया गया कि एक व्यक्ति था, उसकी मृत्यु डूबने से हुई। इस निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। मतलब यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु जो है डूबने से हो जाती है, इस बात को अगर हमें पता करना है तो हम किस विधि का उपयोग करेंगे, तो डायटम का करेंगे। किसका, डायटम का करेंगे। डायटम ऐसे जीव होते हैं जो पानी में प्रचुरता में पाए जाते हैं, मतलब बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। डूबने से होने वाली मौत या मृत्यु का पता लगाने के लिए इनका जो है प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, डायटम का किया जाता है। अगला हमारा 42 नंबर है, डे जीरो संबंधित है। मतलब जो डे जीरो है वो किससे संबंधित है, तो देखिए इसमें है, एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें, ठीक है, नलों में जल नहीं होगा। ठीक है, यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें नलों में जल नहीं होगा और केवल आवश्यक कार्यों के लिए ही जल का उपयोग सीमित हो जाएगा। मतलब एक समय आएगा जब या तो नलों में जल नहीं होगा और या तो फिर इतना होगा कि बस सीमित उसका आप उपयोग कर सकेंगे। यही डे जीरो कहलाता है। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन जो ए है वही एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा दिया हुआ, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट एलिफेंट। कौन सा, प्रोजेक्ट एलिफेंट। ये कब आया था, 1992 में आया था। ये बात आप ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा गलत है। देखिए गलत कौन सा है, यही बात हमें बताना है। तो मैंने पहले ही बता दिया, यह 1991-92 में शुरू किया गया था, तो ये तो सही है, इसमें कुछ करना नहीं है। इसके बाद में अगर बात कर लें दूसरा, यह मानव और हाथी के बीच टकराव की समस्या को कम करता है। ये भी बात ठीक है। यह केवल जंगली हाथियों के कल्याण पर केंद्रित है, यह कहना उचित नहीं है। तो यानी सी ऑप्शन जो इसमें हमारा है वही स्टेटमेंट गलत है। अगला, इसे केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में आरंभ किया गया था। ये भी बात ठीक है। तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम लोग 44 नंबर पे चलते हैं। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। मतलब सबसे न्यूनतम जो है पर्यावरण प्रदूषण कौन उत्पन्न करता है, यह बात हमको बतानी है। तो देखिए 44 में जो हमारा हो जाएगा, तो इसमें हाइड्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, यानी सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कौन सा करेक्ट है, सी है। देखिए जब हाइड्रोजन हवा में जलती है तो ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर जल का निर्माण कर देती है। मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन के साथ में जो है क्या होता है, ये जुड़कर हाइड्रोजन और जल का निर्माण कर देती है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा की बड़ी मात्रा यानी लगभग 150 किलो जूल प्रति ग्राम उन्मुक्त होती है। अपने उच्च बल्कि उच्चतम ऊर्जा प्रदायक मान के कारण हाइड्रोजन प्रदूषण रहित उत्कृष्ट ईंधन के रूप में कार्य करती है। हाइड्रोजन का जो उत्पादन है वो जल के तापीय पृथक्करण, प्रकाश अपघटन और विद्युत अपघटन के द्वारा किया जाता है। देखिए यहाँ पर बताना है राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया है थोड़ा सा इसमें कि आपको ऑप्शन समझने में आसानी हो। देखिए इतनकी जो है, इतानकी, ये कहाँ है, तो ये हमारा हो जाएगा नागालैंड में। कहाँ हो जाएगा, नागालैंड में हो जाएगा। बेटला हमने आपको अभी बताया था, कहाँ पर हो जाएगा, झारखंड में। और सिरोही, ठीक है, ये सिरोही जो है ये हमारा कहाँ हो जाएगा, मणिपुर। अभी ये भी हमने आपको ऊपर बताया था। और गोइंदी जो हमारा है ये नागालैंड में हो जाएगा। कहाँ पर, सॉरी, तमिलनाडु में हो जाएगा। ठीक है, ये तिनकी हमारा नागालैंड में है और गोइंदी कहाँ पर हो जाएगा, तमिलनाडु में हो जाएगा। तो हमारा 3, 1, 4, 2 जहाँ पर ये ऑप्शन हमको मिलेगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा है वो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला हम लोग देख लेते हैं 46 नंबर। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम से सबसे बाद के मतलब सबसे पहले और सबसे आखिरी, इसको जो है क्रम में व्यवस्थित करना है। ये हमारा 46 नंबर है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एक एक करके हम लोग देखेंगे। जिम कार्बेट, जिम कार्बेट हमारा कब आया था, 1936। ये सबसे पुराना है, आप सभी को पता है। इसके बाद में कान्हा की बात कर लें तो कान्हा जो हमारा 1955 में, कब, 1955 में। बात कर लें काजीरंगा की तो काजीरंगा कब है, 1974 में। कब है, 1974 में है। और इसके बाद में बात कर लें साइलेंट वैली की तो ये कब है, 1984 में है। कब है, 1984 में है। ठीक है, तो इसमें अगर देखें तो हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो 46 का हमारा डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। 2, 4, 3, 1। ठीक है, 2, 4, 3, 1। ध्यान रखिएगा ये कभी कभी बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट एक क्वेश्चन पूछा जाता है और ये अब इतना याद करना तो मुश्किल नहीं है, बहुत सारे दिए हुए हैं, लेकिन अब कभी कभी पूछ लेता है। ये टफ क्वेश्चन में से एक हो जाता है। अगला देखिए यहाँ बहुत महत्वपूर्ण और कई बार ये एग्जाम में पूछा गया, टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। जो टाइलर पुरस्कार है तो टाइलर पुरस्कार पर्यावरण सुरक्षा एवं पारिस्थितिकी क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, किस में दिया जाता है, पर्यावरण सुरक्षा एवं पारिस्थितिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसमें जो है
देखिए यहाँ पर पर्यावरण सुरक्षा, अच्छा डी ऑप्शन होगा, तो ध्यान रखिएगा पर्यावरण सुरक्षा एवं यहाँ पर आप जोड़ लीजिएगा पारिस्थितिकी क्षेत्र, ठीक है, पारिस्थितिकी क्षेत्र। तो इसमें जो है हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए जो बच्चों का अधिकार दिया हुआ है, ये जो है फंडामेंटल राइट्स एक हुआ था 21A में है, आर्टिकल 21A में है, ठीक है। ये 86वां संविधान संशोधन, ठीक है, 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में हुआ था। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बात कर लें कि 2023, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि टाइलर पुरस्कार 2023 में किसको दिया गया, तो एलेसेंड्रा कोरप, ठीक है, एलेसेंड्रा, ठीक है, एलेसेंड्रा कोरप को दिया गया है, ठीक है। ये महिला हैं एलेसेंड्रा कोरप, और ये कहाँ की हैं, तो ब्राज़ील की आदिवासी हैं। कहाँ की हैं, ब्राज़ील की आदिवासी हैं। ये भी बात ध्यान रखिएगा। इन्हीं को जो है 2023 का टाइलर पुरस्कार दिया गया है, एलेसेंड्रा कोरप, ठीक है। हम लोग 48 नंबर की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में वन क्षेत्र का ह्रास, ठीक है, ह्रास भारत के जननांकीय संक्रमण के प्रत्यक्ष संबंधित है। और दूसरा है वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्रायः नकारात्मक संबंध होता है। अब बताना है कि इसमें से जो है कौन सा कथन सही है, कौन सा नहीं है, कौन किसकी व्याख्या करता है। तो देखिए इसमें दोनों सही हैं, ए आर दोनों सही हैं और दोनों की व्याख्या भी हो रही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से हमारा इसमें ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, 48 का हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग 49 की नंबर की तरफ। देखिए इसमें दिया हुआ है प्रायद्वीपीय भारत निम्न हिम युगों में से किस युग में हिमानीकृत हुआ। देखिए हिमानीकृत किस युग में हुआ था, जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत निम्न में से किस युग में हिमानीकृत हुआ था, ठीक है। तो इसमें जो हमारा हो जाएगा प्लास्टीनो, ठीक है, प्लेस्टीनोसीन युग में, ठीक है, हिम युग में, ठीक है। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो प्लेस्टीसिनो युग है, विभिन्न समयों में स्थल का अधिकांश भाग हिम चादर द्वारा आच्छादित हो गया था, अर्थात ढक गया था। परिणाम स्वरूप हिमनद, ठीक है, के अपर्दन तथा निक्षेप द्वारा कई नए नए स्थलों का विकास हुआ, ठीक है। पूर्व निर्मित स्थलों में परिवर्तन तथा सुधार हुए। सागर तल में महान परिवर्तन हुआ। स्थल भागों में अवतलन तथा उत्थान हुए तथा सागरीय जीव भी पर्याप्त रूप से प्रभावित हुए थे, ठीक है। तो ये हमारा 49वें नंबर का आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर हम लोग 50 नंबर देख लेते हैं। देखिए खेती के लिए फसल चक्र का क्या महत्व है। तो देखिए इसमें जो फसल चक्र के महत्व की बात करें तो इसमें उत्पादन में वृद्धि होती है, बिल्कुल ठीक बात है। अगला है मृदा की उर्वरकता संरक्षित रहती है, ये भी ठीक है। मृदा कटाव कम हो जाता है, तो इसमें हमारा जो डी ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। कौन सा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्योंकि इसमें सभी ऐसी चीज़ें जो फसल चक्र के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है निम्नलिखित देशों में से कौन प्रत्येक मास के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाता है। कितनी अच्छी बात है कि प्रत्येक शनिवार के अंतिम, ठीक है, मतलब अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाता है, तो वो सियरा लियोन है, ठीक है। कौन है, सियरा लियोन है, बात ध्यान रखिएगा। तो 51 का हमारा कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें डी ऑप्शन मान लीजिए कि कुछ भी रख देते हैं, कुछ भी रख दें, जैसे हम रख देते हैं कतर, ठीक है, क्या रख देते हैं, कतर रख देते हैं, लेकिन इसमें हमारा ऑप्शन सी ही सही होगा। अगला हमारा दिया हुआ है राष्ट्रीय, ठीक है, वानिकीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना भारत द्वारा की गई थी, ठीक है। भारत ने जो NAEB, ठीक है, इसकी स्थापना कब की थी, तो इसमें हो जाएगा 1992 में, ठीक है। राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड, ठीक है, राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी, ठीक है, विकास बोर्ड की स्थापना 1992 में हुई थी। इसके बाद में 53 नंबर की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण जैव सूचक का कार्य करता है। तो ये आप सभी को पता है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि लाइकेन जो है ये कार्य करता है, तो इसमें व्याख्या वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। अगला हमारा 54 नंबर हो जाता है कि निम्नलिखित नगरों में से किसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट स्थित है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ पर स्थित है, ये हमको बताना है। तो 54 का हमारा हो जाएगा नई दिल्ली में स्थित है, यानी कि हमारा जो ए ऑप्शन है इसमें ए ऑप्शन यही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट है, नई दिल्ली, ठीक है। फिर हम 55 नंबर को देख लेते हैं। देखिए 55 नंबर है, सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस कौन सी है। जो प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस है सामान्य स्थिति में वो कौन सी है, तो इसमें हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, ठीक है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, CO होता है, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। CO यह एक प्रमुख प्राथमिक वायु प्रदूषक यानी एयर पॉल्यूशन, ठीक है जो कि रंगहीन, ठीक है, यानी कलरलेस होती है, ठीक है, और अति विषैली यानी हाईली पॉइजनस होती है तथा इसकी 90% मात्रा प्राकृतिक स्रोतों तथा 10% ईंधन पदार्थों से, ठीक है,
ईंधन पदार्थों से मुख्यतः कोयले के जलने या स्वचालित जो वाहन होते हैं इससे वातावरण को प्रदूषित करते हैं। तो ध्यान रखिएगा 90% तो प्राकृतिक से, लेकिन 10% ईंधनों से, ठीक है। ईंधन वगैरह जैसे कोयला जलता है, स्वचालित वाहन वगैरह हो गए, सिगरेट हो गए, इन सब से होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा 56 नंबर है, जीवाश्मी ईंधनों का एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है। जो जीवाश्मी ईंधन है इसका एकमात्र जो है स्रोत क्या है, चरम स्रोत क्या है, ये हमको बताना है। तो 56 का हमारा बी हो जाएगा सूर्य। पौधों के वह उत्पाद जो हजारों वर्षों से पृथ्वी के नीचे दबे पड़े थे, और पौधों के वह जीवाश्म जिनका उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं, जीवाश्म ईंधन यानी फ्यूल कहलाते हैं। इनमें संचरित ऊर्जा का परम स्रोत सूर्य है। ये अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है, जैसे कोयला और पेट्रोलियम आदि, ठीक है। इसके बाद में हम लोग 57 नंबर पे चलते हैं। निम्नलिखित को जो है इनको मिलान करना है, मतलब सूची 1 से सूची 2 को जो है मिलाना है। और ये जो है उत्तर प्रदेश स्पेशल का एक क्वेश्चन इसमें डाला गया है, क्योंकि आर का टेस्ट सीरीज है उत्तर प्रदेश का, तो स्पेशल भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो देखिए इसमें जो है सबसे पहले पार्वती जो अर्गा पक्षी विहार है, ये कहाँ पर है, गोंडा में है, ठीक है। इसके बाद में अगर बात कर लें नवाबगंज, ठीक है, ये नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ है, तो ये हमारा हो जाएगा उन्नाव में, ठीक है। इसके बाद में ओखला पक्षी विहार कहाँ है, गौतम बुद्ध नगर है। और समसपुर हमारा कहाँ है, ये रायबरेली में हो जाएगा, ये गौतम बुद्ध नगर है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 57 का हमारा सी जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर दिया नहीं है, तो इसमें जो है सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन यानी 2 3 4 1, 2 3 4 1 एकदम करेक्ट हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पर हो गया, उन्नाव में हो गया नवाबगंज, ठीक है। इसके बाद में बात कर लें फिर ओखला कहाँ हो गया, गौतम बुद्ध नगर हमने बता ही दिया। समसपुर हमारा कहाँ हो गया, ये रायबरेली में हो गया। और पार्वती कहाँ हो गया, गोंडा हो गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये। अगला हमारा 58 नंबर जो है इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। 58 नंबर के बारे में देखते हैं। इसमें पहला हमारा दिया हुआ है अंशी राष्ट्रीय उद्यान। ये अंशी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, कर्नाटक में। आप सभी को पता है कहाँ पर है, कर्नाटक में है, ध्यान रखिएगा। बेतला कहाँ है, ये भी अभी हमने ऊपर बताया था कहाँ पर है, झारखंड में। कहाँ है, झारखंड में है, इसीलिए इसको भी बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद में फिर आगे इसी में देखेंगे। अगला हमारा पूछा था इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, तो देखिए यही सही हो जाएगा। उसने पूछा था कौन सा, छत्तीसगढ़ में, तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। इसके अलावा गूगामल, ये गूगामल हमने आपको बताया था कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। ध्यान रखिएगा कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, हमने आपको बताया था। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारा हो जाएगा कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में वनों का उच्चतम प्रतिशत कहाँ पर मिलता है। तो जो वनों का उच्चतम प्रतिशत है वो मिजोरम में मिलता है। कहाँ मिलता है, मिजोरम में मिलता है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग चलते हैं 60 नंबर क्वेश्चन पे, और इसमें देख लेते हैं राष्ट्रीय वन नीति 1952। देखिए राष्ट्रीय वन नीति कब आया था, 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन का संवर्ग यानी कि भाग नहीं है। देखिए राष्ट्रीय वन नीति 1992 के अनुसार वनों के निम्न रूप में वर्गीकृत किया गया है। पहला है संरक्षित, ठीक है, पहला है संरक्षित वन, ठीक है, संरक्षित, ध्यान रखिएगा। पहला कौन सा है, संरक्षित वन है। दूसरा है राष्ट्रीय वन, कौन सा है, राष्ट्रीय वन हो जाएगा। तीसरा है ग्राम वन, क्या हो जाएगा, ग्राम वन हो जाएगा। और इसके बाद में वृक्ष भूमि हो जाएगा। चौथा कौन सा हो जाएगा, वृक्ष भूमि हो जाएगा। ये हमारा चौथा हो जाएगा। पहला संरक्षित, दूसरा राष्ट्रीय वन, तीसरा ग्राम वन एवं चौथा हमारा है वृक्ष भूमि। और बात करें स्पष्ट, राष्ट्रीय उद्यान जो है वन का संवर्ग नहीं है। जो राष्ट्रीय उद्यान है ये वन का संवर्ग नहीं है, इसलिए हमारा 60 का बी जो है ये ठीक नहीं है, ठीक है, ये हमारा ठीक नहीं है, तो यही संवर्ग नहीं है। इसके अलावा अगर संरक्षित की बात करें तो ये है, ठीक है, ग्राम वन ये भी है, राष्ट्रीय वन ये भी है, और इसके अलावा वृक्ष भूमि चौथा अगर हम यही लिखना चाहें, क्लियर कर लेते हैं तो क्या होगा, वृक्ष भूमि होगा। यही चारों जो है हमारे राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार जो है वन के संवर्ग हैं। अगला हमारा निम्नांकित कथनों में से कौन सा सीडीएम के लिए सत्य नहीं है। देखिए यहाँ पर बताना स्टेटमेंट कौन सा सही नहीं है। तो देखिए इसमें हमारा यह हरित गैस, ठीक है, यह हरित गृह गैस के उत्सर्जन को नियंत्रित करता है, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा है यह ग्लोबलीय, ठीक है, यह ग्लोबलीय तापीकरण को भी कम करता है, ये भी ठीक है। अगला है क्योटो प्रोटोकॉल ने सतत विकास के अवकलन को सुझाव दिया था, तो ये भी बात ठीक ही है, ठीक है। अगला है यह विकसित देशों को विकासशील देशों के परियोजनाओं में पूंजी लगाने का निषेध करता है, यह बात बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बात कर लेते हैं सीडीएम की। तो देखिए सीडीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, ठीक है।
क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म होता है। ग्लोबल वार्मिंग में कमी के लिए हरित गृह गैस उत्सर्जन को नियंत्रित करने की एक प्रणाली है जो क्योटो प्रोटोकॉल के तहत सामने आई थी। इसके अंतर्गत वनीकरण, कार्बन सिंक, अन्य देशों में कार्बन न्यूनीकरण की परियोजनाएं आदि आती हैं। यह वैश्विक तापन को कम करने में सहायक है। इस प्रणाली के तहत विकसित देश विकासशील देशों में कार्बन उत्सर्जन कम करने वाली परियोजनाओं में पूंजी लगाकर कार्बन क्रेडिट प्राप्त करते हैं। ठीक है। अगला हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, देखिए कार्टजेना प्रोटोकॉल, ठीक है, बायोसेफ्टी। अगला है स्टॉकहोम अनवरत जैव प्रदूषक। ठीक है, ये हमारा 62 नंबर है। और तो देखिए ये हमारा कार्टजेना जो है ये बायोसेफ्टी से संबंधित है, इसमें पूछा कौन सा नहीं है। अगला है स्टॉकहोम, ये जो अनवरत जैविक प्रदूषक, ये भी जो है ठीक बात है। इसके बाद में फिर हमारा दिया हुआ है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये भी हमने बताया था कि ओजोन से संबंधित है, लेकिन क्योटो प्रोटोकॉल हमारा जल संरक्षण से संबंधित नहीं है। तो इसमें पूछा था कौन सा संबंधित नहीं है, तो इसीलिए हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग 63 नंबर की तरफ चलते हैं। ब्लू कार्बन क्या है? जो ब्लू कार्बन है इसके बारे में पूछा गया है। देखिए महासागरों एवं तटीय पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है, देखिए ये हमारा जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। महासागरों एवं तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा प्रगति हित, ठीक है, प्रगति के हित में कार्बन, जो कार्बन है ब्लू कार्बन कहलाता है। ठीक है, ब्लू कार्बन कहलाता है। ध्यान रखिएगा इस क्षेत्र में पाए जाने वाले, ठीक है, सीवीड, प्लैंक्टन तथा मैंग्रोव आदि कार्बन प्रग्रहण के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक कार्बन सिंक का निर्माण करते हैं, मतलब ये लोग कार्बन सिंक का निर्माण करते हैं। और बात करें इन तटवर्ती परितंत्रों में कार्बन अवशोषण की क्षमता वनों से भी कहीं अधिक होती है। ये बात ध्यान रखिएगा, मतलब वनों से कहीं अधिक ये लोग जो है कार्बन के अवशोषण करने की क्षमता रखते हैं। कौन से? जो सीवीड होते हैं या प्लैंक्टन होते हैं या मैंग्रोव वन क्षेत्र होते हैं, ये लोग अन्य जंगलों के अपेक्षा या अन्य वनों की अपेक्षा ये लोग कार्बन को ज़्यादा अधिक क्या करते हैं? सोखते हैं। ठीक है, इसीलिए कार्बन सिंक का नाम दिया जाता है। अगला हमारा दिया हुआ है निम्नलिखित घटनाओं का जो है कालक्रम के रूप में व्यवस्थित करना है। ठीक है, देखिए जो रियो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, ये कब आया था? ये 1992 में आया था, ऊपर हम बता चुके हैं। इसके बाद में फिर हमारा है कौन सा? ब्रटलैंड, ठीक है, आयोग रिपोर्ट, ये कब आई थी? तो ये जो है हमारा आया था 1987 में। कब आया था? 1987 में आया था। इसके बाद में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये कब आया था? ये सितंबर में आया था। कब आया था? सितंबर में 1987, ये सितंबर 1987 में आया था, ध्यान रखिएगा। और ये अप्रैल में आया था। कब आया था? अप्रैल 1987 में आया था। इसके बाद बात करते हैं द लिमिट टू ग्रोथ, ये जो रिपोर्ट आई थी ये 1972 में आई थी। कब आई थी? 1972 में आई थी। तो इस प्रकार से जो हमारा इसमें हो जाएगा, इसको व्यवस्थित करना है कि कौन सा किस सन में आया था। तो इसमें अगर हमारा हो जाएगा तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? चौथा, 4 2 3 1, ठीक है, 4 2 3 1, ठीक है। अगला है वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? जो वर्षा की मात्रा है 66 नंबर, वो किस पर निर्भर करती है? ठीक है, वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर तो वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? वर्षा की मात्रा वायुमंडल में नमी पर निर्भर करती है। ध्यान रखिएगा, वायुमंडल में नमी पर जो है वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। 67 नंबर की बात कर लें तो धारणीय कृषि का क्या अर्थ है? जो धारणीय कृषि यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इसका क्या अर्थ है ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें जो हो जाएगा, भूमि का इस प्रकार प्रयोग किया जाए कि गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, यानी कि उसमें किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। ठीक है, और भविष्य में इसका प्रयोग अच्छे तरीके से किया जा सके। तो इसमें जो हमारा सी ऑप्शन होगा वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग अगर देख लें तो ग्रीन वाश इंगित करता है किसको? पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा। ध्यान रखिएगा, ग्रीन वाश का मतलब क्या होता है? पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना किससे संबंधित है? ग्रीन वाश से संबंधित है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं 69 नंबर। देखिए 69 नंबर में क्या कह रहा है? पृथ्वी पर सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो पृथ्वी पर जो सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? जैवमंडल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? जैवमंडल हो जाएगा। जैवमंडल अर्थात बायोस्फीयर मिट्टी, शैल, जल, वायु से बनी हुई एक पतली परत है जो पृथ्वी के चतुर्दिक आवरण यानी चारों तरफ आवरण मंडल में व्याप्त सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसके साथ जीवित जीव यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म संबंधित हैं। यह मंडल जीवों का भरण पोषण करता है। इस प्रकार जैवमंडल एक आधारभूत ग्रह यानी कि बेसिक ग्लोबल सिस्टम होता है, जिसके जैविक यानी बायोटिक और अजैविक यानी कि एबायोटिक को
ठीक है, दो संगठक होते हैं। कौन कौन से? बायोटिक यानी जैविक, और अबायोटिक या एबायोटिक, जो भी आप समझिए, अजैविक। ये दोनों जो होते हैं जैवमंडल के घटक होते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर चलते हैं 70 नंबर पे, और देखिए इसमें अधोलिखित में से कौन सा जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है। तो इसमें सही क्रम बताना है। तो देखिए पहला दिया जनसंख्या, पारिस्थितिक तंत्र, समुदाय और भूदृश्य। तो ये हमारा सही नहीं है, गलत है। बात कर लें दूसरे की, तो देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है भूदृश्य हो जाएगा, समुदाय हो जाएगा, पारिस्थितिक तंत्र एवं जनसंख्या, ये भी ठीक नहीं है। अगला है जनसंख्या, समुदाय, हाँ ये ठीक हो जाएगा। जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र एवं भूदृश्य, ये हमारा सही हो जाएगा। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 70 में। 71 नंबर में देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा मच्छू नदी। देखिए बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि मच्छू नदी किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। तो इसमें जो हमारा 71 है उसका बी हो जाएगा, गुजरात में स्थित है। बस आपको इतना ध्यान रखना है। आगे हम लोग 72 नंबर की तरफ चलते हैं। समुद्री वातावरण में प्रमुख प्राथमिक उत्पादक कौन से होते हैं, ये आपको बताना है। तो इसमें जो फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स, ठीक है, ये होते हैं समुद्री खाद्य श्रृंखला में। जो समुद्री खाद्य श्रृंखला है इसमें फाइटोप्लैंक्टन्स जो है मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा बनाते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की अधिकतम मात्रा के लिए यही जो है उत्तरदायी है। कौन उत्तरदायी है ज़्यादातर? तो यही है, ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन्स, ठीक है। इनको कहीं कहीं प्लैंक्टन भी बोला जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा, फाइटोप्लैंक्टन्स, ठीक है। अगला हमारा है कि एक घास स्थिति पारिस्थितिक तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है। तो देखिए जो 73 नंबर है इसमें जो हमको बताना है, तो देखिए घास हो जाएगा, टिड्डा, मेढक और सर्प। तो इसमें जो हमारा ए ऑप्शन है यही एकदम करेक्ट हो जाएगा 73 का। बात करते हैं 74 का, निम्नलिखित में से कौन सा किसी जल निकाय की घनत्व प्रवणता को, ठीक है, घनत्व प्रवणता को जो है दर्शाती है। तो कौन दर्शाता है यह बात बताना है। तो घनत्व प्रवणता को कौन दर्शाता है, तो इसमें 74 का हमारा बी हो जाएगा, पिक्नोक्लाइन। क्या हो जाएगा? पिक्नोक्लाइन किसी जल निकाय के घनत्व प्रवणता को दर्शाती है, जबकि हेलोक्लाइन, जो हेलोक्लाइन होती है वो किसी जल में ये लवणता को दर्शाती है। ध्यान रखिएगा, क्या दर्शाती है? लवणता को दर्शाती है। कौन? हेक्लोक्लाइन, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा थर्मोक्लाइन जो है किसी जल निकाय में गहराई के साथ साथ तापमान परिवर्तन को दर्शाती है, ठीक है। ये जो है क्या दर्शाती है? तो ये जो है गहराई के साथ साथ टेम्परेचर में परिवर्तन को बताती है। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। अगला हमारा है कि भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। तो ये 2030 तक रखा गया है। कब? 2030 तक रखा गया है। तो 75 का हमारा कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए आप लोग कि कार्बन शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा गया है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगला हमारा 76 नंबर हो जाता है कि जैव विविधता में परिवर्तन होता है। जो जैव विविधता है उसमें परिवर्तन होता है। तो ध्यान रखिएगा, देखिए जैव विविधता भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। जैव विविधता पृथ्वी पर समान रूप से वितरित नहीं है। जो जैव विविधता है वो पृथ्वी पर समान रूप से वितरित नहीं है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो देखिए कभी कभी पूछ लेता है कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता, ठीक है, जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। और सबसे निम्न जैव विविधता, सबसे निम्न जो है वो कहाँ पाई जाती है? तो वो ध्रुवों पर। कहाँ पाई जाती है? ध्रुवों पर पाई जाती है। इसका कारण यही है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में गर्म जलवायु, अधिक वर्षा, पादप तथा प्राणियों के विकास एवं वृद्धि के लिए अनुकूलतम दशाएं पाई जाती हैं। इसके विपरीत ध्रुवों में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की तरह दशाएं उपलब्ध नहीं होती हैं। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन ए हो जाएगा वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग 77 नंबर की बात कर लें, तो देखिए इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में स्थित है। और दूसरा है कि भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट अर्थात पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट और अंडमान निकोबार द्वीप है। तो इसमें जो दोनों है, दोनों का दोनों हमारा गलत हो जाएगा। इसीलिए ना तो एक सही है ना तो दो सही है। देखिए जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेश में ही नहीं बल्कि उच्च अक्षांशीय प्रदेश में भी पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर उष्णकटिबंधीय के साथ साथ अगर हम लोग उच्च अक्षांशीय कर देते तो हमारा सही हो जाता। उच्च अक्षांशीय, ध्यान रखिएगा, उच्च अक्षांशीय क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। भारत में 4 हॉटस्पॉट स्थल, देखिए भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थल पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, म्यांमार, ठीक है, म्यांमार भारत सीमा
एवं सुंडालैंड अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत म्यांमार सीमा का ही भाग है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा डी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी तो नहीं है, मतलब कौन सा उत्तरदायी नहीं है। तो इसमें 70 जो हमारा 8 है, इसका ए एकदम करेक्ट हो जाएगा, व्यापक निच कर्मता। ठीक है, देखिए कभी कभी ये ऑप्शन में दे सकता है या व्यापक निच दे सकता है। ठीक है, इसके बाद में हम लोग 79 नंबर जो है देख लेते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं। अब जलवायु परिवर्तन का कौन सा प्रमुख कारक हो सकता है, इसके बारे में हम लोग को देखना है। तो जीवाश्म ईंधन का अत्यधिक प्रज्वलन, ये बात एकदम ठीक है। दूसरा है तैल चालित, ठीक है, तैल चालित स्वचालितों के लिए विस्फोटन, ये भी ठीक है। और तीसरा है सौर दधक में वृद्धि, ये जो है जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण नहीं है। इसके अलावा जो है, ये तो सभी को पता है कि वृक्षों का अगर उन्मूलन या समाप्ति होगा या उसको क्षरण होगा तो जो है इससे भी जलवायु परिवर्तन का ये भी प्रमुख कारक होगा। तो इसलिए हमारा जो 1, 2 और 4 है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी सी जो है हमारा 79 का सही हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग 80 नंबर पे चलते हैं और यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये आपको काफ़ी ध्यान रखना है, कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, अब देखिए प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन, प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 में, ठीक है, हुआ था और यह बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, क्योंकि इसमें पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये तो हमारा सुमेलित है। अगला प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21, इसको कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन 5 1997 में हुआ था, ये भी सही है, क्योंकि पहला जो पृथ्वी सम्मेलन 1992 रियो डी जेनेरिया ब्राज़ील में हुआ था। कार्बन व्यापार मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, अब देखिए जो मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल ये ओजोन परत की क्षरण से संबंधित है, ना कि जो है कार्बन व्यापार से संबंधित है। किससे संबंधित है, O3 के क्षरण से है, और ये 1987 में हुआ था। जबकि प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 में हुआ था, ये बात ठीक है। कहाँ पर हुआ था, तो देखिए ये हुआ था जेनेवा में। कहाँ हुआ था, जेनेवा में हुआ था, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। और इसके बाद में प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन हमने बता दिया रियो डी जेनेरिया में हुआ था, एजेंडा 21 को पारित किया गया था। तथा पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में, और जब 5 साल उसमें जोड़ देते हैं तो 97 में हमारा क्या हुआ था, पृथ्वी शिखर सम्मेलन 5 1997 में, जिसको हम लोग क्योटो बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो डी जो है करेक्ट हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं है। आगे हम लोग देख लेते हैं 81, ठीक है, कौन सा 81 देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, प्राकृतिक साधन वह होते हैं जो किसी भी क्षेत्र में स्थित तथा भविष्य में भी प्रयोग लाए जा सकते हैं, तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है, इसीलिए हमारा जो 1 है ये सही हो जाएगा। दूसरा है किसी वास्तविक प्राकृतिक संसाधन का विकास प्रौद्योगिकी एवं उत्पादन लागत पर निर्भर करता है, ये बात ठीक नहीं है, इसीलिए हमारा सी ऑप्शन जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा कि ए सही है, किंतु आर जो है हमारा, माफ़ करिएगा, ये भी हमारा जो है एकदम सही है, यानी कि बी जो आर है ये भी सही है, ए भी सही है, लेकिन व्याख्या उपयुक्त नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो है 81 का बी हो जाएगा। 81 का कौन सा सही है, बी ऑप्शन सही है। अगला हमारा दिया हुआ है ISFR 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम वनावरण, ठीक है, न्यूनतम वनावरण वाले राज्यों में टॉप 5 में कौन शामिल नहीं है, टॉप 5 में शामिल कौन नहीं है, तो 82 का हमारा डी हो जाएगा, लद्दाख जो है ये शामिल नहीं है। ठीक है, लद्दाख शामिल नहीं है। इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं 83 नंबर। देखिए, यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे सही है, मतलब अगर घड़ियाल को देखना चाहते हैं तो भारत में सबसे अच्छा स्थान कौन है जहाँ पर ये लोग पाए जाते हैं। ठीक है, तो 83 का हमारा हो जाएगा बी, यानी चंबल नदी में, आप यहाँ जाके इनको अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिए हमारा हो जाएगा, अब यहाँ पर कालक्रम के अनुसार से, मतलब इनको जो है कालक्रम जो इनका था उसके हिसाब से व्यवस्थित करना है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर, उसके बाद में ऑप्शन की तरफ चलेंगे। तो वन संरक्षण अधिनियम की बात कर लें तो वन्य जीव जो संरक्षण अधिनियम था ये हमारा 1972 में आया था। कब आया था, ये हमारा 1972 में आया था, ध्यान रखिएगा। टाइगर प्रोजेक्ट आप सभी को पता है कि कब आया था, 1973 में आया था। कब आया था, 1973 में आया था। इसके बाद में फिर हम बात कर लें जैव विविधता अधिनियम कब आया था, तो ये आप सभी को पता है 2002 में आया था, 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, मौलिक अधिकार भी इसी समय जोड़ा गया था। इसके अलावा यदि बात कर लें प्रोजेक्ट हाथी तो 1992 में आया था। कब आया था, 1992 में आया था।
तो इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? सी हुआ 1, 3, 4 और 2। क्योंकि देखिए वन्य जीव संरक्षण 1972 में आया, जैव विविधता अधिनियम 2002, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 और प्रोजेक्ट हाथी 1992 में। ठीक है, अब हम लोग 85 नंबर पे चलते हैं। ISFR 2021, ठीक है, के अनुसार उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वनावरण वाला क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा? मतलब उत्तर प्रदेश में कौन सा ऐसा जिला है जहाँ पर वनों की संख्या बहुत ही कम है क्षेत्रफल के अनुसार? तो वो हमारा हो जाएगा मऊ। कौन सा हो जाएगा 85 का? सी, यानी मऊ जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं 86 नंबर। देखिए 86 की अगर बात कर लें तो निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण से संबंधित नहीं है? तो पर्यावरण से जो हमारा संबंधित की अगर बात कर लें तो इसमें डी ऑप्शन, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। कौन? भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है ये पर्यावरण से संबंधित नहीं है। आगे अगर हम बात कर लें चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो देखिए जो चिपको आंदोलन के प्रणेता थे वो तो थे चंडी प्रसाद भट्ट। कौन थे? चंडी प्रसाद भट्ट थे। लेकिन अब बात करते हैं और ये कब स्टार्ट हुआ था? तो चिपको आंदोलन जो है 1964 में, ठीक है, दासोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना की। ठीक है, इन्होंने वर्ष 1964 में दासोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना की। आगे चलकर यह संस्था चिपको आंदोलन की आधार भूमिका बनी थी। तो पूछे चिपको आंदोलन से संबंधित जो है कौन सा संस्था था? तो वो था दासोली। ध्यान रखिएगा, अगर ये पूछ लेगा तो फिर लगेगा कि पेपर में काफ़ी टफ हो गया। दासोली ग्राम, ठीक है, दासोली ग्राम स्वराज मंडल, स्वराज मंडल, यही जो दासोली ग्राम स्वराज मंडल था इसका जो स्थापना किया था वो चंडी प्रसाद भट्ट जी ने किया था। ठीक है, और आगे चलकर यही संस्था जो है आधार बनी थी किसकी? चिपको आंदोलन की। वर्ष 1973 में वनों की कटाई, देखिए 1973 था, इसमें जो है वनों की कटाई हो रही थी। ठीक है, इसके विरोध में चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी और इस आंदोलन में सह कार्यकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा ने भी इस आंदोलन में भूमिका निभाई थी। तो ध्यान रखिएगा, इसके प्रणेता चंडी भट्ट थे, जबकि सुंदरलाल बहुगुणा जो है उन्होंने भी, वो भी जो इसमें एक मेंबर थे। अब मेघा पाटेकर का नाम आपने सुना होगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन से था। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये कब शुरुआत हुआ था और इसके अन्य सदस्य कौन थे। अगला हमारा 88 नंबर है अमृता देवी स्मृति पुरस्कार। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? ठीक है, तो 88 का हमारा सी हो जाएगा, वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए जो है दिया जाता है। 88 का सी हो जाएगा। अगला है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जो दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1981 में हुई थी। कब हुई थी? 1981 में हुई थी। और ये कहाँ पर है? तो ये जम्मू और कश्मीर में है, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश अब बन चुका है और यहीं पर स्थित है। और अगर बात कर लें तो ये हंगुल या कश्मीर स्टैग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, हंगुल या कश्मीर स्टैग के लिए प्रसिद्ध है। 90 नंबर की बात कर लें तो देखिए भारत के निम्नलिखित में से किस वर्ग में आरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को जीवभार एकत्रित करने और उसके उपयोग की अनुमति नहीं है? तो इसमें जो 90 नंबर है यानी 90 नंबर है, उसका ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रीय उद्यानों में। कहाँ पर? राष्ट्रीय उद्यानों में है। अगला हम चलते हैं, ये हमारा 91 नंबर का क्वेश्चन है, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ? ये काफ़ी बार पूछा गया है कि जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है। तो इसमें हमारा हो जाएगा गुजरात में जो है यहाँ पर है। अब आप लोग बताइए कि जो है जंगली गधों का जो अभ्यारण्य है उसका नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जितना भी क्वेश्चन हमने पूछा है इसका कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते हैं तो हमको भी अच्छा लगता है और आपको इससे याद हो जाता है। जैसे अभी यूपी पेट का जो एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, यूपी पेट का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें एक क्वेश्चन पूछ लिया था उड़िया का पठार। ठीक है, अब ये उड़िया का पठार बहुत लोगों ने सुना ही नहीं था। तो उड़िया का जो पठार है ये राजस्थान का सबसे ऊँचा पठार है। देखिए पूछेगा कुछ ऐसा क्वेश्चन तो उसका कोई ना कोई कारण होगा। तो उड़िया का पठार ये राजस्थान का सबसे ऊँचा पठार है और ये माउंट आबू जो पर्वत है, ठीक है, वहाँ सिरोही, ठीक है, नामक स्थान पर ये उड़िया का पठार स्थित है। इसके अलावा देखिए राजस्थान में जैसे भोराट का पठार हो गया, ठीक है, ये राजसमंद जो झील उदयपुर में है वहाँ पर स्थित है। इसके अलावा अगर बात कर लें ऊपरमाल पठार, ये भी कहाँ है? तो ये भी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। इसके अलावा लसाडिया पठार उदयपुर प्रतापगढ़ में है। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, इसके अलावा काकनबाड़ी ये अलवर डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ पर है? अलवर डिस्ट्रिक्ट में है। मानदेसरा, ठीक है, ये भी चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, भैंसरोडगढ़ में है। छप्पन का पठार, अब ये पूछ लेगा तो काफ़ी कन्फ्यूजन है कि छप्पन का पठार कहाँ है? बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में ही है। तो ये जो है कभी कभी ऐसे पूछ लेता है, इसीलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कहाँ पर है? राजस्थान में है, ध्यान रखिएगा। और राजस्थान में कहाँ? सिरोही,
माउंट आबू के पास में, और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा है। अगर पूछ रहे राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो वो आबू ही हो जाएगा, ठीक है। आबू पठार जो है वो राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। और यहीं पर जो है दिलवाड़ा मंदिर है, जो कि जैन धर्म से काफ़ी फेमस है, और इसको जो है विमल शाह ने बनवाया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और यहीं पर अरावली पर्वत है, जो विश्व में सबसे पुरानी अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। उसकी सबसे ऊँची चोटी जो है गुरु शिखर 1722 मीटर हो जाती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नक्की झील यहीं पर है राजस्थान के माउंट आबू के पास में ही, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। सांभर झील है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट झील है, आप ध्यान रखिएगा। अगला हमारा है कि हाल ही में कुछ शेरों को गुजरात को उनके प्राकृतिक आवास से निम्नलिखित में से किस स्थल पर स्थानांतरित किया गया। तो बहुत चर्चा में था कोनो पालपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, और यहीं पर जो है स्थानांतरित किया गया। तो 92 का हमारा बी हो जाएगा। अगला है ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है। देखिए 93 का जो हमारा ऊर्जा संकट है, इसमें देखिए कोयला तथा पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन को समाप्त होने का खतरा है, यही जो है ऊर्जा संकट का तात्पर्य है। आगे हम लोग 94 नंबर देख लेते हैं। तो देखिए 94 में क्या पूछ रहा है कि जैव ईंधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही नहीं है। देखिए सही नहीं है, ये हमको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि जैव ईंधन के संबंध में कौन सा सही नहीं है। पहला दिया हुआ जैव ईंधन पारिस्थितिकी के अनुकूल होता है, तो ये बात तो ठीक है। दूसरा जो हमारा दिया हुआ है कि जैव ईंधन लागत प्रभावी होते हैं, तो यह बात ठीक नहीं है, यानी बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर इस क्वेश्चन के हिसाब से सही है, वरना ये स्टेटमेंट तो गलत है। अब देख लेते हैं व्याख्या। जैव ईंधन, ठीक है, जीवाश्म ईंधन डीजल, पेट्रोल, कोयला आदि की तुलना में लागत प्रभावी नहीं होता है। जैव ईंधन जेट्रोफा से बनाया जाता है। जो जैव ईंधन है, ये जेट्रोफा एक पौधा है, ठीक है, जेट्रोफा ध्यान रखिएगा। जेट्रोफा एक पौधा है, इससे बनाया जाता है। करंज, महुआ व नीम आदि भी जैव ईंधन के रूप में प्रयोग में लाए जा सकते हैं। जैव ईंधन को लेकर आशंकाएं व्यक्त की जा सकती हैं कि इससे अच्छी कमाई होने से किसान अपने खेतों में अन्य फसलों को उपजाना बंद ना कर दे, इससे भारत की खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है, ठीक है। आगे हम लोग 95 नंबर देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं है। जो भूतापीय ऊर्जा स्रोत है वो कहाँ पर नहीं है, यह बात हमको बतानी है, ठीक है। तो जो 95 हमारा है उसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें बी हो जाएगा गंगा डेल्टा क्षेत्र, ठीक है। गंगा डेल्टा क्षेत्र जो हमारा है, यहाँ पर भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं है। पृथ्वी के भूपर्पटी में पाए जाने वाले उष्ण जल से प्राप्त होने वाली, ठीक है, ऊर्जा जिसका उपयोग मानव अपने विभिन्न कार्यों के लिए करता है, भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। भारत में भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र जो है हिमालय, खंभात बेसिन, ठीक है, सोनाटा ध्यान रखिएगा। सोनाटा, सोनाटा देखिए ये ऐसे लिखा है सोना, ठीक है, टा टीएटा, सोनाटा, ठीक है। इसका मतलब होता है सोन, नर्मदा और तापी। सोन, नर्मदा और तापी, ये ट्रिक है। पश्चिमी घाट हो गया, गोदावरी बेसिन हो गया, और महानदी बेसिन। तो इन सब जगह पे जो है भारत में ये भूतापीय ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। तो कौन कौन से हैं, देखिए एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। हिमालय का क्षेत्र हो गया, खंभात बेसिन हो गया, उसके अलावा सोन, नर्मदा और तापी क्षेत्र हो गया, पश्चिमी घाट हो गया, गोदावरी बेसिन हो गई, और महानदी बेसिन हो गई। अगला हमारा निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है। तो देखिए जैव अपघटनीय अगर प्रदूषक की बात कर देंगे तो इसमें सीवेज हो जाएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं, 97 देख लेते हैं। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक कौन होता है। तो देखिए सिगरेट कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन होता है। कौन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन होता है। तो 97 का हमारा कौन सा हो जाएगा, 97 का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, सी हमारा करेक्ट है, ठीक है। 98 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अम्ल वृष्टि का कारण है। देखिए अम्ल वृष्टि का जो कारण है वो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड है, यानी कि हमारा जो 98 है उसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, सी करेक्ट हो जाएगा। बात कर लेते हैं 99 की। देखिए 99 में दिया हुआ है जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता, यानी BDO, ठीक है, BOD। ये जो BOD है इसका मतलब क्या होता है, पहले तो इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये जो है जल प्रदूषण को मापने में इसका बहुत मुख्य जो है योगदान है, या कह सकते हैं उसकी इकाई है। जैसे ओजोन को नापने के लिए डाप्सन का प्रयोग किया जाता है, वैसे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, ये जो है जल प्रदूषण को मापने की एक इकाई है। कार्बनिक और अकार्बनिक अपशिष्ट अपघटित होने के लिए जल निकायों में घुलनशील ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जिससे जल में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, घट जाती है, और घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा घटने से उसकी मांग बढ़ जाती है। BOD का अधिक होना
जल के संक्रमित होने को दर्शाता है। BOD अगर जल में क्या है, जल में ज़्यादा है तो इसका मतलब जल जो है ज़्यादा संक्रमित है। अगर BOD की मात्रा कम है इसका मतलब जल ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि नौकनी संलक्षण उत्पन्न होता है। नौकनी संलक्षण उत्पन्न होता है। देखिए नौकनी संलक्षण फ्लोराइड के प्रदूषण से उत्पन्न होता है। किसके? फ्लोराइड के प्रदूषण से उत्पन्न होता है। यद्यपि फ्लोराइड तत्व तो पानी में अल्प मात्रा में उत्पन्न होता है, मतलब उपलब्ध होता है, जो मसूड़ों और दांतों को संरक्षण प्रदान करता है, परंतु इसकी अत्यधिक सांद्रण यानी एक्सेस, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, फ्लोरोसिस, ठीक है, नामक रोग का कारण बनता है। ध्यान रखिएगा, किसका? फ्लूओरोसिस नामक रोग का कारण बनता है। तो इसमें हमारा जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि जो भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी, इसमें कौन सी? तो ये मिथाइल आइसोसाइनाइड थी। इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी बार पूछा गया है। और आप हमें बताइए कि भोपाल त्रसादी दिवस कब मनाया जाता है। और ये चलिए हम बता दे रहे हैं 3 दिसंबर को हुआ था। आप हमें सन बताइए, ठीक है, सन बताइए कि किस सन में जो है ये घटना हुई थी। अब हम चलते हैं 102 नंबर की तरफ। देखिए इसमें दिया हुआ है जैव उपचारण, ठीक है, यानी कि बायो रेमेडिएशन से क्या तात्पर्य है। तो देखिए बायो रेमेडिएशन से क्या तात्पर्य हो सकता है? जीव द्वारा पर्यावरण के विषैला यानी टॉक्सिस, विषैला यानी टॉक्सिक पदार्थों का निष्कासन करना, यही जो है जैव उपचारण का काम होता है। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सूक्ष्म जीवों के प्रयोग द्वारा पर्यावरण से विषैले यानी टॉक्सिक पदार्थों के निष्कासन की प्रक्रिया जैव उपचारण, ठीक है, या बायो रेमेडिएशन कहलाती है। इसके द्वारा किसी विशेष स्थान पर पर्यावरणीय प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव को समाप्त किया जाता है। यह जैव रासायनिक चक्र के माध्यम से कार्य करता है। अगला हमारा है कि सेंट्रल एरिड जोन निम्नलिखित में से ये इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पर स्थित है, ठीक है, सेंट्रल एरिड जोन, ठीक है, एरिड का मतलब शुष्क हो गया, जोन का मतलब जोन हो गया, और सेंट्रल का मतलब हमारा मध्य, ठीक है। तो ये जो 103 नंबर है इसका हो जाएगा बी, यानी जोधपुर में स्थित है। ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग 104 नंबर पे चलते हैं, ठीक है, 104 नंबर पे चलते हैं और देखते हैं ये दिया हुआ ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया गया। तो जो ग्लोबल 500 पुरस्कार है ये किससे संबंधित है, यही बात पूछा जा रहा है। तो ये पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए संबंधित है। अगला है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसका गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो ये जो 105 है इसका सी हो जाएगा, सन 2005 में हुआ था, ठीक है। आगे हम लोग 106 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? ठीक है, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ, यह बात आपको बतानी है। तो इसमें जो हमारा 106 है उसका डी हो जाएगा, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। होशंगाबाद जो है ये पेपर के लिए भी प्रसिद्ध है, पेपर मिल के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, एक अभी प्रधानमंत्री जी ने जो है चलाया था, मेरी मिट्टी मेरा देश, ठीक है, ये अभियान जो है 9 अगस्त को प्रारंभ किया गया था। ये भी बात ध्यान रखिएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका उद्देश्य क्या था, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? जो सुनामी है इसकी उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? तो इसमें जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से। सुनामी तरंग से नहीं, देखिए तरंग से नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा कि कभी कह दे कि सुनामी तरंग से आती है, तो तरंग से तो बिल्कुल नहीं आती है, ठीक है। सुनामी तरंग से नहीं बल्कि तरंगों की एक श्रृंखला होती है, ठीक है, एक जाल होता है जो महाद्वीपीय नितल के निकट अथवा उसके नीचे भूगर्भिक परिवर्तनों के कारण पैदा होता है। सुनामी महासागरीय नितल पर भूकंप, भूस्खलन अथवा ज्वालामुखी उद्गम से पैदा होती है। ध्यान रखिएगा, इसीलिए हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग समझ लेते हैं ग्रीन मफलर। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि ग्रीन मफलर का संबंध किससे है। तो देखिए जो 108 है इसमें हमारा हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण से। किससे संबंधित है ग्रीन मफलर? ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। अगला हमारा 109 नंबर है, नाभिकीय शक्ति परियोजना के अंतर्गत पर्यावरणीय प्रभाव जिसका अध्ययन किया जाना या हल निकाला जाना वह है। तो वह क्या है यही हमको बताना है। तो इसमें देखिए वायु, मृदा एवं जल का रेडियोधर्मी दूषण, बिल्कुल ठीक है। वन आरोपण एवं पेड़ पौधों एवं जंतु समूह की क्षति। अगला है रेडियोधर्मी अपशिष्ट का निस्तारण। और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसमें जो हमारा उपयुक्त सभी है यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं 110 नंबर पर, ठीक है। 110 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, क्या मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम यानी MAB की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए यूनेस्को द्वारा, किसके द्वारा? पहली बात तो ये ध्यान रखिए कि यूनेस्को द्वारा ये प्रोग्राम शुरुआत किया गया, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। अब बात करें कि ये जो है एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य लोगों एवं उनके पर्यावरण के संबंधों में सुधार हेतु
एक वैज्ञानिक आधार की स्थापना करना है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1971 में हुई थी। कब हुई थी? 1971 में हुई थी। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग 111 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पग मार्क, पग मार्क जो तकनीकी है इसका प्रयोग किया जाता है। जो पग मार्क है, ध्यान रखिएगा, पग मार्क विभिन्न वन्य जंतुओं की संख्या के आकलन के लिए। देखिए किसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है? तो वन्य, ठीक है, वन्य जंतुओं, किसके? वन्य जंतुओं की संख्या का आकलन करना इसका काम होता है। ध्यान रखिएगा, वन्य जीव की संख्या का आकलन करना पगमार्क तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। इस तकनीक में पशुओं के पदचिह्नों की संख्या के आधार पर विभिन्न वन्य जंतुओं की संख्या का आकलन किया जाता है। तो इसमें जो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग 112 नंबर देख लेते हैं। 112 नंबर हमारा है कि कथन, पहले स्टेटमेंट देखते हैं। मैंग्रोव कुछ समुद्री तटों के सीमावर्ती उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अति विशिष्ट वन पारिस्थितिकी निकाय होते हैं। दूसरा है वह तटरेखा को स्थिर रखते हैं और समुद्र द्वारा सीमोल्लंघन मतलब सीमा के उल्लंघन के विरुद्ध प्राचीर का काम करते हैं। प्राचीर इन द सेंस दीवार। ठीक है, अब देखते हैं इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखिए इसमें ए आर दोनों सही हैं और इसकी व्याख्या भी जो है बिल्कुल ठीक बात है। देखिए मैंग्रोव उष्ण और उपोष्ण कटिबंध क्षेत्रों में समुद्र तटों के लवणीय जल में उगने वाले वन होते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, ये वन जैव विविधता के संरक्षक होने के साथ साथ समुद्र और तट के बीच महत्वपूर्ण कड़ी का भी काम करते हैं और तट को समुद्र की ओर आने वाली तीव्र लहरों के विनाश से बचाते हैं। ध्यान रखिएगा, जो समुद्र की लहरें बहुत तीव्र आती हैं उसके विनाश से भी बचाते हैं और इन पे जो चक्रवात या आंधी वगैरह आती है उसका भी प्रभाव बहुत ना के बराबर पड़ता है। इस प्रकार ये तट रेखा को भी सुरक्षित रख लेते हैं, समुद्र वाला कटाव जो होता है उसको भी सुरक्षित कर लेते हैं, अर्थात एक दीवार का काम करते हैं। इसीलिए इन्हें अति विशिष्ट पारिस्थितिकी निकाय माना जाता है। हम लोग 113 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। पेड़ पौधे एवं जंतुओं में सर्वाधिक विविधता जो है विशेषता क्या है ये हमको बताना है। तो इसमें जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन की। ठीक है, क्या हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन। ठीक है, इसके बाद 114 नंबर चलते हैं। निम्नलिखित भारतीय पक्षियों में कौन सा अत्यधिक संकट मतलब कौन सबसे ज़्यादा संकटपन यानी संकट किस संकट में है? ठीक है, तो इसमें जो हमारा 114 हो जाएगा उसका बी हो जाएगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। कहाँ हो जाएगा? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और ये कहाँ पाया जाता है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, इसके बाद में फिर हम बढ़ जाते हैं 115 नंबर के। ठीक है, देखिए दिया हुआ रेड डेटा बुक अर्थात रेड लिस्ट, कौन सा? रेड डेटा बुक अर्थात रेड लिस्ट का संबंध किससे है? तो इसमें जो है हमारा 115 नंबर का बी हो जाएगा। ठीक है, 115 नंबर का बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा IUCN। ठीक है, IUCN हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अब हमें बताइएगा ठीक है, UCN की स्थापना कहाँ पर हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम जितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये लगभग एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोग ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगला हमारा 116 नंबर दिया हुआ है। देखिए ये अभी यूपी PCS में 2023 वाला हुआ था उसमें पूछा था। ठीक है, कि लैंटिक आवास क्या होते हैं? ठीक है, लैंटिक आवास क्या होते हैं? तो देखिए इसमें जो लैंटिक आवास है ये तालाब एवं दलदल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तालाब दलदल इसके उदाहरण है। स्थिर जल के आवास लैंटिक आवास के अंतर्गत आते हैं, जैसे आर्द्रभूमि हो गया, तालाब हो गया, ठीक है, झील हो गया, झरना हो गया। ठीक है, ये सब जो है आते हैं। तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा? सबसे उचित इसमें जो है हमारा कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन से आते हैं? जैसे हमने बताया आर्द्रभूमि हो गई, कौन सा हो गया? आर्द्रभूमि हो गई। इसके अलावा तालाब हो गया, तालाब हमने देख ही लिया। इसके अलावा झील हो गया, कौन सा हो गया? झील हो गया। और झील के अलावा जलाशय हो गया। ठीक है, अगला हमारा 117 नंबर है। देखिए 117 नंबर को हम लोग देख लेते हैं। दिया हुआ है कि 10% का नियम किसने दिया था? तो 10% का नियम लिंडमैन ने दिया था। किसने दिया था? लिंडमैन ने दिया था। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा। और कब दिया था? देखिए किसने दिया था? ये दिया था। और कब दिया था? 1942 में। कब दिया था? 1942 में 10% का नियम दिया था। इसके अनुसार शाकाहारी जंतु उत्पादक की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का 10% भाग अपने में संचित करते हैं। जब कोई मांसाहारी जंतु इस शाकाहारी जंतु को खाता है तो वह शाकाहारी की 10% ऊर्जा संचित करता है। इस प्रकार खाद्य के कड़ी में प्रत्येक स्तर पर, ठीक है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के स्तर पर उपभोक्ता केवल 10% ही ऊर्जा अपने शरीर के भार पे रूपांतरित कर पाता है। यह बात आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो
ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग 118 नंबर देख लेते हैं और इसमें दिया हुआ प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत, मतलब प्रथम पोषक स्तर कौन सा है, तो वो हमारा हो जाएगा हरित पादप। कौन हो जाएगा? हरित पादप हो जाएगा। अगला हमारा 19 नंबर है, 119, किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या। देखिए, कोई निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन करता है वह क्या कहलाती है? तो इसमें जो है वहन क्षमता क्या कहलाती है? वहन क्षमता। वहन क्षमता अथवा जनसंख्या वहन क्षमता यानी कि कैरिंग, ठीक है, कैपेसिटी, किसी भौगोलिक क्षेत्र के परितंत्र में किसी जीवधारी प्रजाति की उस अधिकतम जनसंख्या के रूप में परिभाषित की जाती है जिसे उस परितंत्र के संसाधन पोषण प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग 120 नंबर की तरफ चलते हैं। इसमें दिया हुआ ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के अनुसार निम्नलिखित को अवरोही क्रम में, ठीक है, अवरोही क्रम में जो है व्यवस्थित करना है। तो देखिए, इसमें जो है हमारा क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल ठीक है, फिर मीथेन हो जाएगा, फिर CFC, फिर नाइट्रस ऑक्साइड, यानी 1 2 3 और 4, यानी कि इसमें जो है हमारा करेक्ट 1 2 3 4 होगा, यानी कि जो ऑप्शन हमारा 1 2 3 4 होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो देखिए हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है, तो यानी कि हमारा जो है 1 2 3 4 यही एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, देखिए यहाँ से देखते हैं कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन जलवायु परिवर्तन और भूमि रिपोर्ट को प्रकाशित करता है। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन और भूमि रिपोर्ट को कौन सी संस्था प्रकाशित करती है, यह बात हमको बतानी है। तो देखिए, जो इसमें है 121 का वो डी हो जाएगा, जलवायु परिवर्तन अंतर सरकारी पैनल। ठीक है, 121 का हमारा कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग 122 नंबर की तरफ चलते हैं। देखिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है, यह बताना है। ठीक है, यह अधिनियम वन्य प्राणियों के संरक्षण की कानूनी रूपरेखा तैयार करता है, बिल्कुल ठीक बात है। अगला है, इस अधिनियम में नेशनल पार्क, पशु विहार जैसे संरक्षित क्षेत्रों को कानूनी सहायता प्रदान की जाती है, तो ये भी ठीक है, यानी कि हमारा सी ऑप्शन जो है इसमें सही हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं 123 नंबर। देखिए, वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट, ठीक है, किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट यानी GEO, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक है, यानी UNEP, किसके द्वारा? UNEP, ठीक है, इसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। ठीक है, अब आप हमें बताइएगा, चलिए हम लिख ही देते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी है, क्योंकि हम बहुत सारा क्वेश्चन पूछ चुके हैं। ठीक है, और जो पहला वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट है वर्ष 1997 में जारी किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। पहला कब जारी किया गया था? तो पहला जो है वो कब जारी किया गया था, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, जगह नहीं था, 1997 में, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, 124 नंबर, ठीक है, 124 नंबर, बान सम्मेलन किससे संबंधित है? जो ये बान सम्मेलन है, ठीक है, बान सम्मेलन ये किससे संबंधित है, यह आपको बताना है। तो बान सम्मेलन जो हमारा है ये प्रवासी पक्षियों से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये सब अक्सर हम देखने को नहीं पाते, जब पेपर में आता है तो यही हमको टफ लगता है। तो 124 का कौन सा हो जाएगा? 124 का बी हो जाएगा, प्रवासी पक्षियों से बान सम्मेलन संबंधित है। अगला हमारा दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से अभिसमय घातक पदार्थों के नियंत्रण और रोकथाम से संबंधित है? तो देखिए, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक जो पैल्यूटेंट है 22 मई 2001 को, ठीक है, स्टॉकहोम स्वीडन में, ठीक है, प्लेनीपोंटिएज के सम्मेलन, ठीक है, कन्वेंशन ऑफ प्लोनीपोंटिएज, ठीक है, में अपनाया गया था। यह 17 मई 2004 से प्रभावी हुआ। तो इसमें अगर देख लें तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा? स्टॉकहोम अभिसमय, बेसल अभिसमय और रोटरडैम अभिसमय। तो इसमें जो हमारा सी ऑप्शन है, यानी 1 2 3, ये तीनों जो है हमारे करेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, देखिए, बात करते हैं खतरनाक कचरे की पार सीमा आवाजाही नियंत्रण और उसके निपटाने। बेसल कन्वेंशन को 1980 के दशक में अफ्रीका एवं विकासशील दुनिया के अन्य हिस्सों में आयातित घातक जहरीले कचरे के जमाव की खोज के बाद सार्वजनिक आक्रोश के जवाब में 22 मार्च 1989 को, ध्यान रखिएगा कब? 22 मार्च 1989 को जो है, ठीक है, 22 मार्च 1989 को बेसल स्विट्ज़रलैंड में अपनाया गया था। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। इसका संबंध किससे है? तो जो बाहर से कचरे आते हैं या आयातित कचरों पर रोक लगाना, यही इसका उद्देश्य है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये UPSC में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला हमारा है
कि इनमें से किन पादपों का उपयोग बायोडीजल बनाने में किया जाता है। तो देखिए जोबाबा हो गया, इसके अलावा ब्रक कटका या यूफोराबिया हो गया, रतन जोत या जेट्रोफा हो गया। तो इसमें हमारे तीनों हो जाएंगे, इसीलिए 1 2 3 हमारा तीनों सही हो जाएगा। बायोडीजल को V100 कहा जाता है और 20% बायोडीजल को V20 कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। वैसे पादप जिनका उपयोग बायोडीजल बनाने में किया जाता है वह जोबोबा, यूफोरबिया, जेट्रोफा इत्यादि हैं। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। अगला हमारा 127 नंबर है, हाइड्रोजन गैस को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। इस संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। देखिए यहाँ पर पूछा कौन सा सही नहीं है, चलिए नीचे उसको देखते हैं। पहला इसमें दिया हुआ है, इसमें ज्ञात सभी ईंधनों की तुलना में प्रति इकाई द्रव्यमान में अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो यह बात तो ठीक है, यानी ये सही स्टेटमेंट है। अगला, इसका प्रयोग केवल ऊर्जा और उर्वरक उद्योग में ही किया जाता है। नहीं, ऐसा कहना गलत है। तो इसमें हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है यही जो है गलत है, ठीक है। आगे हम लोग 128 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है क्लाउडिंग सीडिंग, ठीक है। क्लाउड सीडिंग है के लिए प्रयुक्त सबसे सामान्य रसायन कौन सा है। जो क्लाउड सीडिंग है इसके लिए प्रयुक्त सबसे जो है सामान्य रसायन कौन सा है। तो इसमें जो है जो क्लाउडिंग सीडिंग है ये मौसम के परिवर्तन का एक रूप है या बादलों के गिरने वाली वर्षा के प्रकार या उसकी मात्रा को बदलने की तकनीकी है, जिसमें हवा में पदार्थों को फैलाने से संघनन या बर्फ के नाभिक बनते हैं। क्लाउड सीडिंग के लिए प्रयुक्त, ठीक है, सबसे आम रसायनों में सिल्वर आयोडाइड क्या है, सिल्वर आयोडाइड है, ध्यान रखिएगा। पोटेशियम आयोडाइड या शुष्क बर्फ यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड एवं तरल प्रोपेन जो एक गैस के रूप में फैलता है, इसका भी उपयोग किया जाता है। तो इसमें अगर देख ले तो हमारा जो है सभी सही हो जाएगा। सिल्वर आयोडाइड हो जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड हो जाएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड और द्रव प्रोपेन, यानी कि इसमें जो हमारा डी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग 129 नंबर को देख लेते हैं। देखिए 129 नंबर हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता के लिए संकट है। तो जैव विविधता के लिए कौन सा संकट है, इसमें प्राकृतिक आवास को नुकसान, भाई प्राकृतिक आवास को नुकसान कराएंगे तो ये तो होगा ही। आवास का विखंडन, बाहरी प्रजातियों का आवागमन, अभी आपके घर में ही कोई आए, ठीक है, वानिकी सब, तो इसमें सभी हो जाएंगे। तो इसमें कोई बहुत टफ या क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल है, बस सेंस की बात है। अगला हमारा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटान करवाने के लिए स्थापित राष्ट्रीय हरित, ठीक है, अधिकरण यानी NGT के अंतर्गत स्थापित किया गया था। मतलब ये किस जो है पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित किया गया था। तो ये जो है हमारा हो जाएगा 11वीं, ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित किया गया था, ठीक है। इसके बाद में फिर हम लोग चलते हैं। अच्छा, NGT की स्थापना सन 2010 में हुई थी, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला हमारा दिया हुआ है राइजो फिल्ट्रेशन के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। देखिए यह राइजोबियम बैक्टीरिया का उपयोग करके मृदा उपचार करने का तकनीकी है, ठीक है। और दूसरा जो हमारा है कि तो ये बात ठीक नहीं है। अगला है इसमें पौधों की जड़ों द्वारा प्रदूषित पदार्थों का अधिकरण किया जाता है, यह बात ठीक है। तो पूछा कौन सा सही है, तो इसमें केवल हमारा दूसरा सही है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राइजो फिल्ट्रेशन एक जल शोधन तकनीकी है, ध्यान रखिएगा। राइजो फिल्ट्रेशन क्या है, एक जल शोधन तकनीकी है जिसमें पौधों की जड़ों से दूषित पदार्थों का उद्ग्रहण शामिल है। राइजो फिल्ट्रेशन का उपयोग प्राकृतिक आर्द्रभूमि और मुहाना क्षेत्रों में प्रदूषण को कम करने के लिए किया जाता है। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग 132 नंबर को देख लेते हैं। दिया हुआ है वैश्विक मृदा, ठीक है, वैश्विक मृदा जैव विविधता एटलस निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा तैयार किया जाता है। तो ये जो है हमारा किसके द्वारा, यूरोपीय आयोग संयुक्त अनुसंधान केंद्र के द्वारा किया जाता है। क्या, वैश्विक मृदा जैव विविधता एटलस, ये किसके द्वारा तैयार किया जाता है। तो ये जो है यूरोपीय आयोग संयुक्त अनुसंधान केंद्र के द्वारा तैयार किया जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं 133 की तरफ। देखिए 133 निम्नलिखित में से किस जीव का चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा नीलहरित शैवाल को, किसको, नीलहरित शैवाल को, ठीक है। आगे हम लोग 134 नंबर पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अम्ल वर्षा के प्रभाव हैं। अब अम्ल वर्षा के क्या प्रभाव हो सकते हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए प्राचीन स्मारकों का क्षरण, बिल्कुल ठीक बात है। पत्तियों का असामयिक झरना, बिल्कुल ठीक है। मछलियों एवं अन्य जलीय जीवों में क्षति, तो इसमें 1 2 3 हमारा तीनों जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो 134 का हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात कर लेते हैं 135 नंबर की। देखिए इसमें दिया हुआ है कि ओजोन, ठीक है, क्या दिया हुआ है,
ओजोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन हमको बताना है, ठीक है, सही कथन बताना है, ठीक है। देखिए ओजोन संरक्षण के संदर्भ में ओजोन अवक्षय यानी कि डिप्लीशन, ठीक है, पदार्थ बहुत स्थिर होते हैं क्योंकि ये बारिश के साथ घुल जाते हैं। दूसरा है वायुमंडल में क्लोरीन और ब्रोमीन के सभी परमाणु ओजोन अणुओं को नष्ट करते हैं। इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है, केवल एक, केवल दो या एक दो दोनों? तो देखिए इसमें जो हमारा हो जाएगा वो ना तो एक सही है और ना तो दो, यानी कि इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग 136 की तरफ चलते हैं, ठीक है, 136 की तरफ। इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए 1992 में रियो डी जेनेरिया 1992 में रियो डी जेनेरिया में प्रथम जो है सम्मेलन हुआ था, बिल्कुल सही है, और जैव विविधता अभिसमय CBD अपनाया गया था। दूसरा है भारत ने जैव विविधता अभिसमय CBD के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए 2002 में जैव विविधता अधिनियम पारित किया था, ये भी ठीक है। अगला अधिनियम को राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण यानी NBA के माध्यम से लागू किया जा रहा है। तो इसमें तीनों जो हमारा हो जाएगा वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग 137 की तरफ चलते हैं। देखिए डूडोंग भारत के निम्नलिखित में से किस जैवमंडलीय रिजर्व से संबंध हो सकता है? तो इसमें जो है हमारा हो जाएगा मन्नार की खाड़ी से। किससे? मन्नार की खाड़ी से। मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय पार्क हिंद महासागर में तमिलनाडु के समीप स्थित क्षेत्र है। यह 21 छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। यह जीवों एवं पौधों की असंख्य प्रजाति पाई जाती है, जिनमें डूडोंग नामक संवेदनशील समुद्री स्तनधारी जीव है। यह गाय की तरह ही एक स्तनधारी जीव होता है डूडोंग, ध्यान रखिएगा। और ये मन्नार की खाड़ी में पाया जाता है, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। और स्तनधारी है, ये भी इसकी खासियत है, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग 138 नंबर को देखते हैं। देखिए 138 नंबर में जो हमारा दिया हुआ है कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल, ध्यान रखिएगा, कार्टाजेना प्रोटोकॉल के बारे में हमको विचार करना है और बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। यह समुद्री जैव विविधता संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। भारत इसका हस्ताक्षरकर्ता देश है और यह प्रोटोकॉल 2003 में प्रभावी हुआ था। तो इसमें बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए यह आनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों यानी लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से व्यापार से जुड़ा हुआ जैव सुरक्षा है, ठीक है। तो पहला जो है हमारा गलत हो गया। दूसरा है यह भारत इसका हस्ताक्षर करता देश है, तो ठीक है, भारत ने सन 2000 में, ठीक है, कब? भारत सन 2002 में जो है इस पर हस्ताक्षर किया था, सन 2000 में, ठीक है। और प्रोटोकॉल 2002 में जो किया गया था और 2003 में यह प्रभावी हुआ था, ठीक है। तो इसमें हमारा 2 और 3 जो है एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सी जो है हमारा करेक्ट है। आगे हम लोग बढ़ते हैं 139 की तरफ, 139 की तरफ, ठीक है। और देखिए 139 में दिया हुआ है कि यदि आप किसी अत्यधिक प्रदूषित, ठीक है, प्रदूषित शहर में पहली बारिश जल का pH परीक्षण करते हैं तो निम्नलिखित परिणाम में सर्वाधिक संभावना क्या होगी? देखिए सर्वाधिक संभावना की अगर बात करते हैं तो pH परीक्षण जल में घुलनशील तत्वों की अम्लता या क्षारीयता को मापने की एक विधि है और pH मान 0 से 14 तक जो है एक स्केल होता है, उस पर दर्शाया जाता है, जिसमें मध्य बिंदु क्या होता है, जो उदासीन होता है वो 7 होता है। क्या होता है? 7 होता है। और 7 से कम जो होता है, जैसे ये एक pH मान हो गया, ये 7 जो है उदासीन है, ध्यान रखिएगा। अब जो 7 से मान लीजिए इधर माइनस में है तो इधर जो है अम्लीयता को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा? अम्लीयता को। और अगर इसके जो है राइट साइड में जाते हैं तो वो क्षारीयता को प्रदर्शित करता है, ठीक है। मान बढ़ने को क्षारीयता कहते हैं। तो इसमें जो हमारा हो जाएगा वो निम्न pH मान को दर्शाएगा। किसको? निम्न pH मान को दर्शाएगा। इसके बाद में हम लोग 140 नंबर देख लेते हैं। चलिए इसमें देखते हैं 140 नंबर, संपीड़ित प्राकृतिक गैस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि CNG धरती के भीतर पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। दूसरा, इसमें 80 से 90% मात्रा हाइड्रोजन गैस से होती है और वाहन में CNG के प्रयोग से खतरनाक रासायनिक पदार्थों के उत्सर्जन नहीं होता है। और चौथा, बस 3 ही स्टेटमेंट इसमें दिया हुआ है। अब बताना है कि इसमें कौन सा जो है सही है। तो देखिए सही सिर्फ इसमें हमारा एक है। कौन सा? केवल एक सही है। और वो एक क्या है? देखिए CNG, ठीक है, CNG धरती के भीतर पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। तो इसमें हमारा केवल कौन सा सही है? केवल एक सही है। तो गला भी नहीं सही था, लेकिन कोशिश किया गया। तो आज हमने 140 क्वेश्चन का जो है ये RO का पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन देखा। और ऐसे ही ये क्लास चलती रहेगी। थोड़ा तबीयत में डिस्टर्बेंस है तो गैप हो सकता है, लेकिन
संभवतः फरवरी में यूट्यूब पे जो बताया जा रहा है कि एग्ज़ाम होगा अदर कोचिंग के द्वारा। तो देखिए एग्ज़ाम फरवरी में अगर होता है तो अच्छी बात है, लेकिन टेस्ट सीरीज़ देखते रहिए, करते रहिए। इसके अलावा बुक से भी पढ़ते रहिए। और बाकी अगर कमेंट बॉक्स में आपका कुछ सुझाव है तो उसको ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।